वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ थॉट बिहाइंड थिंग्स। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही खास मेहमान जिनके बारे में मैं सुन रहा हूँ फॉर द ग्रेट पार्ट ऑफ द लास्ट 18 years. Have been hearing some very exciting things about him. Have gone to a bunch of his events as well and have always been impressed with his work. मैं हमेशा ये ज़रूर देख रहा था कि यार पाकिस्तान में इवेंट मैनेजर्स अप डाउन लेफ्ट राइट होते हैं. These guys have been consistently growing not just within events but also have now diversified into 4 other areas, or I mean a total of 4 areas. With us today is Jahanzeb Shafiq, the co-founder of JB and Jaws, Cartel Media and PR, Shark Talent and Epic Talent, I suppose. Sir, thank you so much for being part of the show. Thank you for having me. मैं conversation को थोड़ा सा start करूँगा, just trying to understand. Tell me a little bit about your early life and where were you born, and just what was life like before all of this event stuff came in. So I was born in actually New York. I spent my first 9 months there. Or my family had to move back because of some family concerns. So I was brought up in Lahore. लाहौर में ही रहे हैं, लाहौर में ही बड़े हुए हैं, लाहौर की स्कूलिंग की है. बीकन हाउस से पढ़ा हूँ मैं. उसके बाद कौन से वाले कैंपस से? बीकन हाउस गार्डन टाउन, फर्स्ट कैंपस है उनका, तो ऑल बॉयज़ स्कूल. राइट. और उसके बाद 2005 में जॉइन लम्स, BC ऑनर्स इकॉन एंड मैथ, और उसके बाद पढ़ाई छोड़ दी. अच्छा. Couple of questions. What was growing up? What was childhood like beyond education? हम एक क्लोज फैमिली थी, लाइक वेरी मम्मी डैडी बच्चे थे हम, ठीक है. और लाइक अंटिल मे बी 9-10 हम इवन दोस्तों के घरों में नहीं गए हुए थे, लाइक स्लीप ओवर्स नहीं गए हुए थे, और कॉन्सर्ट पे भी नहीं कभी गया था. सो वो मगर ये कि आई थिंक आई हैड अ सपोर्टिव फैमिली. उन्होंने आई थिंक एजुकेट फैमिली है, पढ़ाई शढ़ाई हमारी अच्छी थी. सारे हमारे जितने भी सिबलिंग्स हैं मेरे, ऑल ऑफ देम आर गॉट गुड ट्रेड्स. और ज़रा पढ़ाई फोकस थे. स्पोर्ट्स की थोड़ी ट्राई की थी, नहीं चली. बीच में डिबेट्स ट्राई की थी, नहीं चली. बट जो चीज़ चलती रही वो यानी पढ़ाई थी. और एंड यू आर अ गुड स्टूडेंट फॉर मोस्ट ऑफ लाइक हाँ. सही है. और क्या कहते हैं, बट जब तक मैं काम नहीं कर रहा था तब तक अच्छा स्टूडेंट था. जब काम करता था ऑब्वियसली टाइम डिवाइड करना पड़ता था. तो या इंटरेस्टिंग. एंड आई बिलीव आपने लम्स से पहले ही इवेंट्स स्टार्ट कर दिए थे. सो हमने मेरे ओ लेवल्स के 3rd ईयर में विच डिड अ फर्स्ट इवेंट, तो तब ही एक हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस हो गया था. टेल मी अ लिटिल बिट अबाउट दैट एक्सपीरियंस. आई मीन व्हाट हैपेंड? अच्छा, तो एक्चुअली जो मेरा एक फ़र्स्ट इवेंट था एज अ गेस्ट, वो भी उसी साल था जिस साल मैंने फ़र्स्ट इवेंट किया. अच्छा. एक हमारा दोस्तों का ग्रुप था जिसमें एक मेरा दोस्त था जो LGS के कैंपस में था, तो उसके साथ मैं एक इवेंट पे गया हुआ था और मेरा एक फ़र्स्ट इवेंट था. तो बड़ा मुझे एक अच्छा एक्सपीरियंस लगा. था क्या वो इवेंट? मॉल टाउन में के अंदर एक उनकी एक पार्क में एक इवेंट था. EP का कॉन्सर्ट था. सो उस टाइम में EP इतना बड़ा नहीं हुआ था. रॉक कॉन्सर्ट था, हेड बैंगिंग कर रहे थे सारे, और लाइक मुझे पूरी वाइब बड़ी मज़े की लगी. सो उसी फर्स्ट इवेंट पे ही उस दोस्त ने आइडिया थ्रो किया कि हम भी एक इवेंट कर सकते हैं. और मैं बड़ा एक उस टाइम पे मैंने कहा वाई नॉट, लाइक मेरा क्या जाता है इस टाइम पे, मैं क्या कर रहा हूँ अदरवाइज़. तो वो उसके स्कूल का एक इवेंट हो रहा था और हमने उसको एज थर्ड पार्टी टेकअप किया. वी टुक अप सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. हमने उसकी 70% इवेंट मैनेजमेंट हमने की होगी. तो हमारा वो फर्स्ट एक्सपीरियंस था एज इवेंट प्लानर्स. बट यू आर इन ओ लेवल्स एट द टाइम, और इवेंट मैनेजमेंट से मुराद माई अंडरस्टैंडिंग इज के प्रोवाइडिंग द स्पीकर्स, प्रोवाइडिंग एज इन द साउंड सिस्टम, अगेन इंफ्रास्ट्रक्चर, टेबल्स वगैरह, शामियाने, जो भी आई डोंट नो जो भी चाहिए होगा उस टाइम के ऊपर. So how did you have the mobility at the time, considering you were again my understanding is you were the family had moved from the US, तो एक security की वजह से you were well guarded कि ज़्यादा बाहर left right नहीं जाना, ज़्यादा उस तरह से mobility. I don't know if that was as easy. O levels का बच्चा तो वैसे ही पेरेंट्स इतना आराम से खुले नहीं छोड़ देते कि यार जाओ जाके घूमते फिरते रहो. So how did you manage? सो स्कूल 2-3 बजे बंद हो जाता था. असल में हमारा टाइम बहुत था. सो वी स्टार्टेड 2 months बैक. मेरे पेरेंट्स को पहले समझ नहीं आई मैं कर रहा हूँ. उनको था कि दोस्त बैठे होते हैं इकट्ठे, हम पीछे प्लान करते रहे. और मेरी जो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं डिज़ाइन कर रहा था, पोस्टर्स मैंने डिज़ाइन किए थे, हमने एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाई थी. अच्छा, इवेंट क्या था पहले वो बताता हूँ.
EP नूरी का कॉन्सर्ट था। EP नूरी उस टाइम पे बिल्कुल छोटे थे और आज टाइम उस टाइम के बड़े हॉट बैंड से बिल्कुल स्टार्ट था उनका, तो उनकी जो बैटल थी ना बड़ी मशहूर थी। राइट। तो वो हमने उसको क्यूरेट किया। सस्ते थे उस टाइम पे सारे बैंड्स, हमने आई थिंक पूरे दोनों बैंड से मिला के लाख रुपये खर्चा होगा और बड़ा अच्छा शो बन गया था। हमारे कराची से अनुषे फ्लाई इन करके आई थी उस टाइम पे, गम्बी भी था, शालम, ये सारे बड़ा अच्छा एक क्रू इकट्ठा हो गया था। आई थिंक वो किस बैंड भी बड़े इन्वॉल्व थे, उनको वो बैटल को बड़ा बनाना था। तो दोनों ने गेस्ट म्यूजिशियंस भी बुलाए, मिकाल हसन भी आए थे, शालम उस साइड से आए थे, गम्बी भी था। तो बड़ा एक इवेंट की जो कोर थी बड़ी अच्छी बन गई थी। न्यूट्रल वेन्यू पे था अलहमरा के एक इधर एक एम्फी थिएटर है, ऑडिटोरियम सॉरी, वहाँ पे हुआ। तो हमने उसकी प्रमोशंस पे काम किया, हमने डिज़ाइन पे काम किया, उसकी मार्केटिंग में काम किया, बैंड से नेगोशिएशंस की। तो 2 months में आई थिंक सफिशेंट टाइम था। पेरेंट्स को इतना पता नहीं चला हम कर रहे हैं, उनको था कि बस घर पे बैठे हुए हैं, कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं। मैं उस टाइम पे घर पे वैसे ही ना डिज़ाइनिंग सीख रहा था कंप्यूटर पे। तो मैं शुरू में कंप्यूटर में बहुत बैठता था, तो उनको ये नहीं पता था मैं कर रहा हूँ, बट उनको एक्चुअली फर्स्ट 1 year शायद प्रॉब्ली इतना फील नहीं हुआ होगा। मगर जब ज़्यादा हुआ और आई थिंक जब मैंने फर्स्ट टाइम कोई पैसे बनाए थोड़े से, मतलब मोबाइल फ़ोन मैंने लिया था पहला, तो तब उनको फील हुआ कि अच्छा ये कुछ बना रहा है। सो डैड वॉज मोर सपोर्टिव, डैड में थोड़े एंटरप्रेन्योरियल हैं वैसे ही, तो वो उन्होंने किया। बट उनको ज़्यादा होता था कि लेट कब आ रहा हूँ, तो मेरा कर्फ्यू टाइम होता था, जो मेन चैलेंज था आई थिंक 8 या 9 बजे था उस टाइम पे। तो वो जो 5 hours की डेली विंडो होती थी वो उसको मैक्सिमाइज़ करते थे। और लाइक उस टाइम पे गाड़ी भी नहीं थी, बाइक पे एक दोस्त की उसने पिक किया, हम इकट्ठे निकले, हैंड्स ऑन सारे काम, सब चीज़ें खुद खड़े होकर कराई। उस प्रोसेस में लर्न भी बहुत किया। और मगर उस टाइम पे हम थे आई थिंक 16 years के दोनों, तो ये था। और इवेंट अच्छा हो गया। द बेस्ट पार्ट वाज कि इवेंट बहुत अच्छा हुआ। उस टाइम पे MIRC होता था, फोरम्स का ज़माना था उस टाइम पे, तो हमने बहुत ज़्यादा जो हमारी एक ऑडियंस थी उसने बहुत अप्रिशिएट किया। आई थिंक वो हमारा एक बड़ी अच्छी बेस बन गई थी इन टर्म्स ऑफ वो। और हमने ये किया था कि हमने कंपनी का नाम ना उस टाइम पे बड़ा उसको कैश इन किया था, तो वो एवरीबडी न्यू कि हमने ये इवेंट किया है। तो वो उससे वो आई थिंक हमें एक बेस अच्छी मिल गई थी। But you guys were 16 at the time. Did people know that a bunch of 16-year-olds had done this? हम अपनी एज बताते नहीं थे वैसे। तो शक्ल से ऑब्वियसली लगते थे। A lot of them were fascinated, a lot of them were like supportive. कुछ लोग obviously जिसका रिस्क ज़्यादा है वो मे बी हमसे डर भी रहा, बट मोस्टली सीन में ठीक थे, मतलब कि इतना हमें कोई रेजिस्टेंस नहीं मिली। एंड जो आपके वो थे मतलब अब इवेंट आपने करवा लिया, कॉन्सर्ट्स जनरली उसका एक एलिमेंट तो ये होता है कि ठीक है आपने इंफ्रास्ट्रक्चर क्या इकट्ठा किया, एंड आई डोंट नो अलहमरा में मे बी यू गॉट दैट इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्टली, बट देन देयर इज पीपल्स मैनेजमेंट, राइट? मैनेजमेंट ऑफ टिकटिंग सिस्टम, मैनेजमेंट ऑफ मेकिंग श्योर कि द पब्लिक इज नॉट गोइंग हेवायर, वो चेयर्स नहीं तोड़ रही. Do you think you just got lucky and nothing happened? Yeah, do you think, did you sort of outsource that to someone and did you figure that out? क्योंकि पहले इवेंट के ऊपर more often than not again ये आपको एक मार पड़ती है पब्लिक की. पाकिस्तान में पब्लिक मैनेजमेंट इज़ probably the biggest most difficult thing to manage. अच्छा, लकीली हमारा फर्स्ट इवेंट ना स्कूल सपोर्टेड था, सो बिकॉज LG's का इवेंट था तो LG's के स्टूडेंट्स को पता था टीचर्स आए हुए हैं, तो क्राउड मैनेजमेंट हमारी आदि सॉल्व होगी. नंबर 2 हमारे पास जो एक एडवांटेज था शुरू में वो थी बिकॉज हम यूनिवर्सिटी स्कूल में थे सारे, तो वो हमारे पास एक अनलिमिटेड पूल ऑफ बच्चे थे. तो हमने तकरीबन 30-40 लोगों का उस टाइम पे एक पूल गैदर कर लिया. अच्छा तुमने करना है, तुमने ये करना है, तुमने वो करना है. हम इवन रोल्स भी नहीं पता थे तो क्या होते क्या, बट हमने एक टीम इकट्ठी कर ली थी. टीम बिल्कुल इनएक्सपीरियंस थी बट एटलीस्ट थी वहाँ पे, हम उसको खड़ा कर दिया. टिकटिंग पे 10 लोग खड़े कर दिए, गेट चेक कर दिए. बट बियॉन्ड डैट हमें ना स्कूल की एडमिन से सपोर्ट इस तरह से मिल गई कि वो खुद थे वहाँ पे, उनकी प्रेजेंस इंश्योर कर दिया कि ज़्यादा क्राउड नहीं हुआ. सेकेंडली जो वेन्यू है हमारा वो ऑब्वियसली ऑलरेडी डिज़ाइंड एम्फी थिएटर है, सीटिंग ऑलरेडी ये डिजिग्नेटेड है, हर एक स्पॉट मिला हुआ चेयर का. तो वो मूवमेंट और वो जो रीजंस फॉर वो जो फटे शटे हो सकते हैं वो कंट्रोल्ड थे. और आई थिंक वो जो हमें चीज़ें मिली सब सही हो गया. Did you make some money from that event?
हमारा उसमें 20,000 लॉस हुआ था। But I mean, your experience, like that was the cost of the हमने experience. right, उसको essentially. मोनेटाइज नहीं किया था, हमने उसको प्लान नहीं किया था उस तरह से। तो एक्चुअली कुछ चीज़ें हमें खुद करनी पड़ गई, जिसमें स्पॉन्सर एक दो बैकआउट कर गए, तो वो खुद ही प्लग इन करके हमने पैसे कर दिए। तो हमने गेट मनी से हमारा ताल्लुक नहीं था, हमने उस वक्त सोचा। मगर उसके बाद जो इवेंट्स उस पर हमने प्लान किया था कि अब हम थोड़े से पैसे बनाने की ट्राई करेंगे। तो फर्स्ट इवेंट हमारा -20 में होगा। And how did what happened after that? सो जिस दोस्त के साथ मैं लगा हुआ था, हमें जो वो पूरा इवेंट के बाद पूरा जो उसका फीडबैक था, हमें बहुत ज़्यादा अच्छी आई थिंक एक वेलकमिंग सा एक मिला था। तो हमने फिर उसके बाद सोचा कि अब हम क्या करें। तो अब हमने उसके बाद मज़ीद 2 to 3 कॉलेज स्कूल्स के इवेंट्स किए थे। हम एक और एलजीएस कैंपस का इवेंट किया, उन्होंने एक्चुअली में इनवाइट किया कि अब आप हमारा करें, क्योंकि उनको वो बहुत अच्छा लगा। हमने एलजीएस डिफेंस का किया था, वो एक कनेक्ट कॉलेज में इवेंट है। कनेक्ट कॉलेज के इवेंट की एक अपनी वाइब होती है। वो एक वो 2.5 सालों का एक पूरा एम्फी थिएटर है। इट्स अ वेरी फिल्ड अप, वेरी एनर्जेटिक, वेरी एंगेज्ड ऑडियंस है वहाँ की। वो भी हमारा सेम पैटर्न पे एक बड़े हाई पे हुआ। तो उसके बाद आई थिंक हमने ओवर अ पीरियड ऑफ 2 years हमने 4 इवेंट्स किए, जिसमें से एक प्रॉफिट में होगा, 2 ब्रेक इवन में थे और एक लॉस में था। पेस हमने बस स्पेस आउट किए थे, स्कूल चल गया साथ, मैनेज हो गया। हम अपना वो जो 3 to 9 PM का जो टाइम था ना, उसको ज़ाया करने की बजाय हम इन चीज़ों में कर रहे थे। और एक इवेंट पे हम उस टाइम पे 3-3 महीने लगाते थे। सो वो एक सर्टेन पेस पे चलता रहा। Right. And साथ साथ एजुकेशन साथ साथ चल रही थी. It never occurred to you कि यार this is something that I can potentially do, so why am I wasting my time educating myself? नहीं, उस टाइम पे मुझे ये इस्टेब्लिश नहीं हुआ था कि दिस कुड बी माई प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम और अर्निंग। उस टाइम पे मगर ये था कि जो मेरे स्किल सेट था, जो चीज़ें थी, वो मुझे लग रहा था अच्छी यूज़ हो रही हैं, और एक सेंस ऑफ अचीवमेंट हर इवेंट पे फील होती रही। आई थिंक वो बेस्ट होता है कि जब इवेंट लाइव चल रहा है और आप स्टेज पे आके सिर्फ ऑडियंस की तरफ देखते हो, वो जो एक फील है कि एक thousands of people are enjoying a product you created, और वो जो उसकी उस टाइम पे फील है, वो आई थिंक अनमैचेबल है। आई थिंक दैट केप्ट ड्राइविंग अस, लॉट ऑफ पॉजिटिव फीडबैक। बट मॉनेटरी इक्वेशन अभी तक नहीं आई थी, मगर इतना था कि कुछ ले लेते थे, मोबाइल फ़ोन ले लिया या कुछ अपग्रेड, वो मोबाइल फ़ोन अपग्रेड हो रहे थे 2 साल तक बस। अच्छा, डू यू थिंक एट द टाइम नया जब आपने ये करना शुरू किया, तो there was that sort of exhilarating feeling also of getting connected to so many people, in a way becoming popular in the local landscape, getting to meet fairly popular if not famous people. Did that never? So मैं normally ना इंसानों को देखता हूँ कि वो 3 पीस के ऊपर कोई भी काम करता है, it's either पैसा, power और popularity, right? And so if in this case, when you were doing any of this, what would you think drove you at the time? I think थोड़ा सा acknowledgement और popularity का kick थोड़ा सा ज़्यादा उस टाइम पे स्कूल में थे। एक relatively बच्चा जो कि सिर्फ पढ़ाई पे नोन है, like good grades के beyond में अपनी personality भी एक्सप्लोर कर रहा था उस टाइम पे। मैं उस टाइम पे लिमिटेड था कि अच्छा इस बंदे के पास good grades आते हैं, उसकी और नहीं। तो मेरा social scene एक्सपैंड कर रहा था। पहले एक मैं नर्ड था, उसकी मेरी वो एक पूरी एक पर्सनल ग्रोथ आई थिंक वो फील करता गया अंटिल ए लेवल्स वो एक्सपैंड करती गई। सो आई थिंक वो मेन किक उस टाइम पे थी। पैसा नहीं था, पावर तो ऑब्वियसली नहीं इसमें भी कोई, मगर पॉपुलैरिटी एक किक थी और एक सेंस ऑफ अचीवमेंट साथ साथ चल रही थी। एक फुलफिलिंग लग रहा था टाइम मुझे अपना यूटिलाइज करना। And straight out of A-levels, you applied to LUMS and you went. बस ये एक ही जगह अप्लाई किया था? एक जगह अप्लाई किया, किसी और जगह अप्लाई नहीं किया, कई बार अप्लाई नहीं किया। मुझे बाहर जाने का इतना शौक नहीं था, ऑल तो मेरी ईजी था बिकॉज मैं जा सकता था, US पासपोर्ट है। हाँ, तो मगर मैंने अप्लाई भी नहीं किया। और मगर मैंने बहुत बड़ी फाइल बनाई थी लम्स एप्लीकेशन में कि उस टाइम पे जितने भी सर्टिफिकेट्स है, जितने भी न्यूज़ आर्टिकल्स भी वहाँ पे आ गए थे उस टाइम पे। हमें डेली टाइम्स, सनडे टाइम्स, लॉट ऑफ दिस न्यूज़ पेपर्स जो उनके कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं उन्होंने फीचर किया था, तो मैंने सारी अपनी फाइल में लगाया था। लाइक मुझे था कि मिल जाना चाहिए, ग्रेड्स भी अच्छे हैं, तो एंड हो गया, ठीक है। और फिर लम्स जाके आपने कंटिन्यू रखा या वर यू ऑफ फॉर 4 years? सो इस टाइम पे जो मेरा इनिशियल पार्टनर थे वो एक डिफरेंट कॉलेज में चले गए, उनकी रूटीन और प्रायोरिटीज़ भी हमारे दोनों की डिफरेंट हो गई थी। तो उस टाइम पे मैं अकेला खुद पे ट्राई करना शुरू हो गया कि अच्छा चलो अब मैं
ट्राई करता हूँ। और मैं कुछ 3-4 मंथ्स ट्राई करता, हम स्पॉन्सरशिप्स की ट्राई करते, बट उस टाइम पे चैलेंज आया था कि हमें जो हम पैसे मांग रहे थे एक इवेंट के, उस टाइम पे 5-7 लाख में इवेंट हो जाता था, वो हमें कोई उस टाइम पे इतने हाथ नहीं पकड़ा रहा था कोई। तो वो हमने 3-4 मंथ्स एक्सरसाइज की, फिर मैं थोड़ा सा ब्रेक लिया, लम्स पे हल्का सा फोकस किया, मगर साथ ही सेकेंड क्वार्टर या सेमेस्टर में मैं चला गया एक डिज़ाइन हाउस में, बिकॉज मैंने अगेन जो एक और स्किल मेरा थ्रू आउट इवेंट्स में यूज़ हो रहा है वो डिज़ाइन, जो स्ट्रैटेजी, प्लानिंग, क्रिएटिव्स, वो साइड थोड़ी यूज़ होती। वेबसाइट मुझे खुद बनानी आती थी, वीडियोज़ एडिट मैं खुद कर लेता था, तो मैंने कहा उसको ज़रा स्केल अप करते हैं। सो उस टाइम पे मैंने लम्स के पास एक विद पार्टनरशिप की, एक अगेन 2 सेम एज के लोग मुझे मिले थे, ज़रा मैं एक्साइट हो गया कि चलो ये भी काम करना चाह रहे हैं, मैं सेम एज के हैं, ज़रा करते हैं कुछ। तो हमने उस टाइम पे एक ऑफिस सेटअप किया, उसका नाम क्रिएटिव HQ था, बाय द वे, क्रिएटिव हेडक्वार्टर्स। और 6 मंथ्स के लिए वो एक्सपीरियंस किया था हमने, और वो लम्स के साथ मेरा चलता गया। लम्स की क्लास ख़त्म हुई, दिन में कुछ 4 क्लासेस होती थी, तो 5-6 आवर्स का एक पूरा बनता है, तो वो 5 मिनट्स में ऑफिस पहुंचता था, और फिर उसके बाद ऑफिस के काम किए, बीच में क्लास भी स्किप हुई है। मेरे क्लास पार्टिसिपेशन और अटेंडेंस बहुत वीक है बाय द वे लम्स में। तो ये एक मेरा सेकंड फेज़ था जिसको मैंने एक्टिवेट किया, और इसकी एंडिंग भी बता दूँ? हाँ, बताते हैं। सो इसकी एंडिंग ये हुई कि जो हमारी आपस में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई थी पार्टनर्स की कि हमारी कंट्रीब्यूशन क्या होगी, वो उस तरह से हुई नहीं। मेरा काम ज़्यादा ऑपरेशनल था, गेटिंग थिंग्स डन, उन दोनों का ज़्यादा था कि हम काम लाएंगे, जो कि मुझे उस टाइम पे चैलेंज था कि मुझे क्लाइंट कैसे मिलेंगे। तो वो हम इतना काम नहीं उठा पाए जितना हमें उठाना था, और विद इन 4-5 मंथ्स हम नेगेटिव में चले गए। और सिंस मैं ऑफिस में मैं ही ज़्यादा होता था, तो मुझे वो जेब से लोगों से उधार लेके लोगों को सैलरी देना पड़ी थी। तो वो मैंने 1 महीना किया, 2 महीना किया, और मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ गया। मैंने एक बड़ी कम एज में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस उस टाइम में फील किया। तो फिर मेरे अबू भी देख रहे थे, उनसे भी एक दो मैंने उधार मांगा, तो पता नहीं किसी ने मुझे दिया कि निकलो यार इससे, क्या कर रहे हो। तो मैं निकल रहा था उससे, तो निकलते निकलते मेरे भी करंट पार्टनर हैं, 2006 में मेरी उनसे मुलाकात हुई। वो फिर उधर से निकल के वो एक नेक्स्ट चीज़ शुरू हुई। एंड व्हाट वाज दैट? अच्छा, सो उस टाइम पे एक मुझे गिग मिला, ओवरलोड, आई एम श्योर यू नो अबाउट इट। फरहाद ने उस टाइम पे एक सेट ऑफ परफॉर्मेंसेस कर रहे थे, तो उन्होंने एक रॉयल पाम में एक शो बनाया, और उन्होंने किसी से पूछा कि यार मेरे पास एक शो बन गया, मुझे क्राउड चाहिए। तो किसी ने मुझे बोला, तो उन्होंने मुझे बुलाया, आ जाओ। मैंने कहा आ गया। मैं पहुंचा, घंटे में पहुंचा, लम्स छोड़ के। मैं कहा कोई फ़ोन आया मुझे किसी ने बुलाया। तो उधर उन्होंने कहा जी कि भाई ये हैं 2000 इन्वाइट्स, ये वेन्यू है, 7-8 दिन में इवेंट है, तुमने भरना है। Right. मैंने कहा किस तरह क्राउड कहता है, बस ये मेरी परफॉर्मेंस है, ये देख लो एक दफ़ा। So, इवेंट से कोई ताल्लुक नहीं है? ताल्लुक नहीं, मैंने लोग इकट्ठे करने। टोटल ये है कि यार 2000 पासेस बांटने हैं, लेकिन बंदा क्वालिटी का होना चाहिए। क्वालिटी का होना ये ना हो कि बस रैंडम फेंक दो और बंदा। हाँ, राइट। तो वो मैंने कहा ठीक है, मुझे लग नहीं रहा था पेड होगा। उन्होंने कहा मैं इसकी पे भी करूँगा। मैंने कहा कितने? उन्होंने कहा 8 या 9 हज़ार रुपये मुझे मिले थे उस टाइम पे, उसमें से टैक्स भी कटा था बाद में। मगर वो मुझे फिर भी था कि चेक, मुझे फर्स्ट टाइम किसी ने चेक दिया था, राइट। तो मुझे चेक मिला था। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैंने क्या करते हैं। फिर हम शुरू हुए। मैंने सारे दोस्तों को फ़ोन मिलाया, जितना भी नेटवर्क था वो पुराना, तुरंत पिछले स्कूल्स के इवेंट्स का सबको एक्टिवेट किया कि आ रहा हूँ मैं। ओवर अ पीरियड ऑफ 3-4 डेज़ तकरीबन 20-25 डिलीवरीज अ डे, हर एक को जाके पंप किया, इस पे आना है, ये करना है, करना है। और फिर उनको बेसिकली डिवाइड कर दिया बहुत ज़्यादा, तकरीबन 100 नोट्स बना के हर एक को 10-15 का टारगेट दे दिया। और फिर कुछ लोग खुद भी बुलाए। तो अब मुझे खुद नहीं पता होता कि एंड में कोई व्हाट्सएप लोकेशन नहीं है, कोई इंस्टा नहीं है उस समय, कोई फेसबुक नहीं है, कोई कुछ नहीं है इस टाइम पे, कोई बिल्कुल अब ब्लैंक हो। एंड वर यू चेकिंग विद द फोक्स एज वेल कि यार तुझे पासेस दिए थे वो पहुंचे भी हैं आगे, या तू लेजी होके छोड़ गया उनको? मुझे था, देते भी आ रहा था कि वो बॉयज़ ऐसे हैं कि वो है पोटेंशियल है कि वो छोड़ जाएंगे। फिर मैंने कुछ लोग जो ज़्यादा रिस्पॉन्ड किए थे उनको और भेजे कि मैंने कहा ये गिरते हैं तो ये तो है ना। हाँ। तो वो अगेन एक हाई रिस्क था, बट चलो मैंने कहा आई विल गिव इट ट्राई तो करना। हाँ, करना है।
तो जो उसका एंड रिजल्ट था वो इवेंट के 7:30 PM ही पता चला कि हुआ क्या है, और मेरे सामने वो ना एक फिल होता जा रहा है, हम वेन्यू पे हैं और लोग आते जा रहे हैं आते जा रहे हैं आते जा रहे हैं. And essentially, anyone who's showing up is based because of you, या उन्होंने और जगहों पे भी passes बांटे हुए थे? 95% था, बाकी उनके बैंड के भी कुछ ऑब्वियसली 100 इनवाइट्स होंगे, 50-100 होंगे. तो मोस्टली यू न्यू कि यार अगर ये भर रहा है तो ये मेरी वजह से भर रहा है. और उनका पिछले इवेंट पे ना लोग कम आए थे एक्चुअली, तो वो मुझे एकदम याद है. तो वो उनके लिए कंसर्न था, तो उन्होंने इसलिए हायर किया था किसी को यार हो, बिकॉज ऑब्वियसली उनके ना ब्रांड कॉन्सर्ट से उनको क्राउड दिखाना था, उनको स्पॉन्सर्स को सेटिस्फाई करना था. तो वो विद इन एन आवर वो फिलअप करता गया, और मेरी स्माइल मतलब मैं एक पागल सा हो गया. मैंने कहा यार हो गया ठीक है. और इसी दौरान मुझे ना ओवरलोड का मैनेजर मिला. मैनेजर भी पिक्चर में नहीं थे, वो डायरेक्टली फरहाद ने में से की थी. और वो उस टाइम पे आए और उन्होंने कहा आप जहाँ से, मैंने कहा, कहते हैं आपने ये किया. मैंने कहा लोग वाला काम मैंने किया. कहते बहुत आला, और हाथ मारा पे उन्होंने, एकदम मुझे साइड पर ले गए. कहते रहा उधर. तो वो थे सरफराज, वो मेरे करंट पार्टनर अभी तक माशाल्लाह से. और वो ओवरलोड को मैनेज करते थे. तो उस टाइम पे हम दोनों मिले और हमने डिस्कवर किया कि तुम क्या करते हो और मैं क्या करता हूँ. सिनर्जी एक सिनर्जी. सो उनका मेरे एज डिफरेंस है 4.5 ईयर्स का है. और वो एक एड एजेंसी में काम कर रहे थे. वो कुछ क्लाइंट्स को ही देख रहे थे. जो मेरा भी एक एरिया था जिसमें मैंने टाइम ज़ाया किया था बहुत ज़्यादा लम्स के स्टार्ट में स्पॉन्सर ढूंढने में, वो मुझे एकदम लगा कि ये यहाँ सॉल्व हो रहा है. और उनको लगा कि उनका पास ऑब्वियसली जॉब कर रहे हैं, उनके पास टाइम कम है, उनके पास स्कूल्स यूनिवर्सिटी की ज़रा एक्सेस कम है, ज़रा बड़े हो गए उससे. तो वो हमने डिस्कशन की. हमने उसी टाइम पे कहा कि उसने उन्होंने कहा कि मेरे पास स्पॉन्सर्स पड़े हैं. मैंने कहा मेरे पास जगह पड़ी हैं, बताएंगे करना है. विद इन 20 डेज़ एक इवेंट आ रहा था. सो मैंने कहा करते हैं इसको मिलकर करते हैं. सो उनकी कंपनी का नाम था जॉज प्रोडक्शन, और मैं उस टाइम पे JB प्रोडक्शंस के नाम से हम कर रहे थे. और हमें था कि पता नहीं कि हम आगे काम करते नहीं करते. हम दोनों को था कि हमारी इंडिविजुअल एंटिटी रहे. तो हमने JB एंड जॉज प्रोडक्शंस की वो फर्स्ट इवेंट था और वो हमने किया. और उसमें एसेंशियली यही रोल था कि ही वाज डूइंग द ऑपरेशनल मैनेजिंग द इवेंट एंड यू वर मैनेजिंग द नेटवर्क. यहाँ पर थोड़ा सा वो मिक्स होना शुरू हो गया. सो इस टाइम पे वो कर रहे हैं आर्टिस्ट मैनेज, ठीक है, जो बैंड्स एंड परफॉर्मर्स उनको कर रहे हैं. एंड ही वाज लुकिंग आफ्टर स्पॉन्सरशिप्स. मैं देख रहा था स्कूल, उसकी प्रमोशंस, उसकी सेटअप में देख रहा था, और पब्लिसिटी और जो बाकी काम बनते हैं. और इस केस में जो स्कूल्स, दिस वाज लाइक एन ओपन एंडेड इवेंट जिसमें मल्टीपल स्कूल्स आ रहे थे बट नॉट टाइड टू अ स्कूल. उसमें होता था कि LGS कबाना, उसको 55 मेन कहते हैं एक्चुअली. तो वो बाकी 2-3 LGS के कैंपसेस को इनवाइट कर लेते थे कि उनके बच्चे आ जाएं. तो ये था एक्चुअली LGS का इवेंट. LGS का इवेंट था. ठीक है. और वो हमने किया और फर्स्ट टाइम पैसे बनाए, और मुनासिब पैसे बनाए, मतलब कि उस टाइम के हिसाब से, क्योंकि हमारे पास आया उस टाइम पे गेट मनी. तो एक्चुअली अगर वो ना होते या मैं अकेला होता या वो अकेले होते तो हम वो ब्रेक इवन को क्रॉस ना कर पाते. बट बिकॉज दोनों साइड से कंट्रीब्यूशन आई, हमारा एक बड़ा अच्छा डायनामिक बना. तो हम कुछ 3 लाख प्रॉफिट में चले गए उस टाइम पे. हमने इतने पैसे कभी नहीं देखे थे. वो सारे वो नोट थे 10, 20, 50, 100 वाले. तो वो एक हमारा सोफ़ा था घर पे, वो हमने थैलियों में पैसे आए थे, हमने खोलते गए, निकलते जा रहे. हमने काउंट किया, मैं पता भी नहीं था कितने उस टाइम पे. हम 2-3 घंटे गिनते रहे बार बार. तो वो एक हमारी एक बड़ा हाई था उस टाइम पे. तो वो हमने डिसाइड किया कि हमने करना वाइंदा काम. ठीक है ना. उन्होंने आई थिंक पैसे बनाए थे, बट वो अगेन एम्पलीफाई कर लिया हमने एक दूसरे की स्किल्स को. मेक सेंस. एंड सो ड्यूरिंग लम्स ये अब आप इस काम में आ गए थे जिसमें आप कॉन्सर्ट्स करवा रहे थे एसेंशियली. सो हम कॉन्सर्ट्स के थोड़े स्पेशलिस्ट से बने हुए थे और कॉन्सर्ट फोकस थे. जाना हम कॉर्पोरेट में जा रहे थे, मगर जो हमारी शक्ल थी उससे हमें स्कूल के कॉन्सर्ट ही मिलते थे. हमें स्कूल का इवेंट मिलता था क्योंकि स्कूल की एडमिन बच्चे पे भी ट्रस्ट कर लेती थोड़ा कि वो करो. बट एक कंपनी का कॉर्पोरेट आदमी जिसकी जॉब एट स्टेक है वो नहीं रिस्क लेता था. उस टाइम पे और कंपनीज काम कर रही थी, वो उनसे हटना मुश्किल हो रहा था उनका. और हम ट्राई करते रहे, बट हमें जो काम उस टाइम पे फॉर द नेक्स्ट
1-2 years वो ज़्यादा कॉन्सर्ट सेंट्रिक या स्कूल के कॉलेज के इवेंट्स ही रहे मोस्टली. राइट. एंड मगर हमने एक फेस्टिवल क्रिएट किया था उस टाइम पे. हमने 2007 में एक मिल के हमने इवेंट्स अपने कम क्रिएट किए हैं. हमने बिल्कुल शुरू में कर दिया, मगर उसके बाद हमने काम किए. वो था एक समर बैच के नाम से. हमने एक वेन्यू बुक किया फॉर अबाउट 2-3 days, 2 दिन था. और हमने अबाउट 15 म्यूजिशियंस, स्टैंड अप कॉमेडी, सादरून, ब्लैकफिश, जोश निया ने आया था. हमने कहा इंटरनेशनल बैंड ला रहे हैं, वो आया. वारिद से स्पॉन्सर ले लिया और वो हमने इवेंट कराया. और वो एक हमारा था, मगर उसमें हमें अंडरस्टैंड किया कि इसमें टाइम बहुत लगता है. और मेरा उस टाइम पे एक्चुअली उस टाइम यूनिवर्सिटी उस टाइम पे हुई थी इफेक्ट. मुझे एक्चुअली मैंने एक सेमेस्टर ऑफ ले लिया. मैंने कहा एक चीज़ तो सही करूँ ना, क्योंकि वो इतना ज़्यादा डिमांडिंग हुआ था उस टाइम पे. तो वो हमने उस टाइम मैंने एक सेमेस्टर ऑफ लिया था और वो किया. मगर उसके अलावा मोस्टली यूनिवर्सिटी यूथ इवेंट्स के हम थे जी, बन गए. ये यूथ है तो ये हैं. हमारे उस टाइम पे न्यूज़ पे एक आर्टिकल भी आया था. तो उस टाइम पे JNS इवेंट्स काफ़ी एक्ट कराता था. वो कॉर्पोरेट के उनको लेबल किया था. आमिर मज़र एक है, उनको PR इवेंट्स पे किया और हमें यूथ का लेबल लगाया कि जी बच्चों इवेंट्स नहीं है. बच्चे मतलब यूथ, सॉरी. हाँ. एंड LUMS में यू गॉट अ गुड ग्रेड GPA? फर्स्ट ईयर अच्छा था. फर्स्ट ईयर इसलिए अच्छा था कि फर्स्ट ईयर के एंड पे ना आपको अपना मेजर पे करना होता है. सो मेरे पे शुरू में थोड़ी सी ड्राइव रही है कि यार टॉप टाइप चीज़ को पकड़ना है. टॉप ACF था. अकाउंटिंग मैंने करनी नहीं थी. नेक्स्ट था इकॉन मैथ का 3.3 या 3.4 मिनिमम GPA चाहिए था, CGPA. तो वो मैंने लेना था. वो मैंने 3.43 करके ले लिया. उसके बाद मैं फिर काम पे लग गया. तो वो जब मेजर साइन हो गया तो मैं तब तक सही था. फिर मेरा चैलेंज ये रहा है कि मैं क्लास सुबह की भी मैं सोई थी 8 बजे ली. मिस नहीं होती नहीं, मतलब कि मैं आधा घंटा लेट जाता रहा. अटेंडेंस 0, क्लास पार्टिसिपेशन 0 लग गई और सरप्राइज कुछ होता रहा सुबह 0. मेरा सिर्फ मिड और फाइनल ग्रेड होता था. सो मिड और फाइनल पे 70% में से आप जब जितना भी ले लें तो जाहिर है कि आप एक सर्टेन स्टार्टिंग पॉइंट या आपका लेट से 3 है तो आप फिर उसमें क्या. तो मेरे लिए B+ जीत होती थी, बिकॉज उससे ज़्यादा मैं ले नहीं सकता था. उसके लिए मुझे फिर पूरी क्लास अटेंड करनी पड़नी थी सारी. तो वो मैं फिर बीच के LUMS के 2 साल में ऐसा चलता हूँ. और साथ साथ अगेन वो एक ऑफिस भी चल रहा है, हसलिंग भी चल रही है. और LUMS का मैंने एक और बीच में किया था पंगा. वो क्या पंगा था? सो मैंने एक्चुअली फर्स्ट सेमेस्टर मेरे एडमिशन के टाइम पे माई डैड पे द फीस. बट उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं ख़ुद कर सकता हूँ तो वाई नॉट. तो फिर मैंने उसके बाद फर्स्ट सेमेस्टर के बाद सारी अपनी LUMS की फ़ीस की. तो उसके लिए मैं क्या कर रहा था कि मैं, बिकॉज मुझे जो ऑलरेडी जो मेरा स्किल सेट था वो मैंने आइडेंटिफाई किया कि LUMS में बच्चों को ये काम चाहिए. सो LUMS में बहुत सारे कराची के बच्चे बहुत रहे. LUMS का एक जो सीन था ना उस टाइम पे बाकी कैंपसेस पर कोई था कि LUMS के अंदर लाहौर 50% था और 50% कराची, इस्लामाबाद और बाकी कोयटा, छोटा पेशावर. सो वो बॉयज़ की लोकल कनेक्टिविटी वीक थी. उनको जब सोसाइटीज़ का काम कराना होता था, LUMS ड्रामेटिक सोसाइटी, LUMS डिबेटिंग सोसाइटी, जो भी, और जनरली फुल टाइम कैंपस में होते थे. तो वो जनरली सोसाइटियों में घुसे पड़े होते थे. हाँ. और उनके पास गाड़ियाँ भी नहीं होती थी. डे स्कॉल वो डॉम्स के बॉयज़ हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स. तो वो उनका जो बैरियर था वो था कि वो लोकल वेंडर को काम समझाना. राइट. मुझे किसी ने कहा कि यार ये कोई मेरा काम कर दो. उसे पता है मैं कुछ ये इवेंट्स का करता हूँ कुछ. तो मैंने कहा ठीक है. मैं उसका किया. उस प्रोसेस से मैंने ना उसको इस्टेब्लिश कर लिया कि मैं अब ये करता हूँ. ठीक है. तो मैं LUMS के अंदर ही LUMS का वेंडर बन गया. और मैंने विदिन 2 months अपनी एक कंपनी को रजिस्टर कर दिया एज एन एंटिटी जो कि LUMS के इवेंट्स करती है. राइट. तो फिर कोई ओवर अ पीरियड ऑफ द नेक्स्ट 1 year 50 क्लब्स से LUMS में 50 में से 27 का मैं काम कर रहा था. उनके इवेंट्स, उनकी जो भी एक्टिविटीज़ होती थी, छोटे कॉन्सर्ट, बड़े ड्रामा फेस्ट, ओलंपियाड, लूमन का जो फर्स्ट ईयर ओलंपियाड फर्स्ट ईयर एक्चुअली 2-3 साल मैंने उसकी एक बिग चंक उसका मुझे आउटसोर्स होता रहा. मतलब प्रिंटिंग हो गई, उसकी इवेंट मैनेजमेंट हो गई, प्रिंटिंग, डिज़ाइनिंग, प्रोजेक्टर, स्क्रीन, सप्लाईज, इवन उनकी बुकलेट्स, जो डेलीगेट बुकलेट होती थी वो भी मैं बनवाता था. पूरे LUMS की ब्रांडिंग मैं करवाता था. हर दफ़ा मुझे सब चीज़ों के साइज़ याद हो गए थे, किधर क्या करना है. उनको होता था कि यार ये इधर ही बच्चा बैठा हुआ है, बना बनाया. उनको टेम्पलेट मैं बुरी देता रहा. LUMS के अंदर मीटिंग होती थी, उनका टाइम कम जाता रहा. रेट कॉन्शियस वो कम थे, उनको खुद रेट नहीं पता रहे. मगर मैं ऑब्वियसली इतना आपने मार्केट में खेलना भी तो है ना, कितना एक्सट्रैक्टिव तो नहीं हो सकते. सो वो मैंने इस टाइम पीरियड में मैंने ये LUMS की इवेंट्स और उनकी
मार्केटिंग और वो जो ये वाली साइड है ना वो कैप्चर करके रखी लम्स हैं, और उससे मैं सो आपने अपनी पूरी फीस जो है वो लम्स से ही फीस निकाल के लम्स को दिया। और मुझे आई थिंक वो सबसे ज़्यादा जो मज़े का पार्ट है ना इस 2009-10 तक वो मेरे लिए ये है कि वो मैं करता था, और मैं इस टाइम पे देखता था कि लम्स का ग्रेजुएट कितने पैसे ले रहा है। मैं पूरा हर साल चेक करता था कि यार क्या हो रहा है। अच्छा, हर दफ़ा ना सीनियर में ना वो ब्रांड आते थे, कंपनी आती नहीं हायरिंग के लिए, और वो बच्चे लगे हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं, प्रेप दे रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, और वो बड़ी वो चल रही है। तो मैं क्या ये एंड गोल के है, हाईएस्ट सैलरी उस टाइम पे एक कंपनी देती थी 90,000 ग्रेजुएट को। तो मैं सेकंड ईयर में उससे ज़्यादा बनाना शुरू हो गया माशाल्लाह। तो मैंने कहा कि मैं यही करता हूँ। तो मैंने एक्चुअली कभी ना जॉब अप्लाई की ना कोई सोचा। मैं कहा शुरू में मुझे वो एक पाथ मिल गई तो मैं उसको फिर ग्रो करता रहा। सो कंसिस्टेंटली मैं इसको अटैक करता रहा हूँ ये इस साइड को। डू यू थिंक आपको दरमियान में ये टेंशन हुई कि यार ठीक है मे बी आज अच्छा काम चल रहा है, मे बी कल हालात ख़राब हो जाएंगे, मे बी टेररिज्म की वेव आ रही है, तो कुछ एक होता है ना, जाहिर है कि आपने आई थिंक वन थिंग दैट वाज गोइंग फॉर यू वाज द फैक्ट दैट योर फादर वाज एसेंशियली अ बिजनेसमैन इन अ वे, एंड सो यू हैड दैट गोइंग। मैं अगर अपना देखूँ तो आई ग्रेजुएटेड, आई वाज आल्सो वर्किंग ड्यूरिंग कॉलेज, एंड उस वक्त यही था कि यार एक तरफ पैसे भी आ रहे हैं और इतने पैसे आ रहे हैं जितने मुझे जॉब पे मिलेंगे एक महीने में, वो मुझे कभी कभार एक दिन के काम में आ जाते हैं। बट देन आपको ये डर लगा रहता है कि यार देखो लेफ्ट राइट देखो, वो दोस्त भी कह रहे हैं PNG और वो दोस्त भी कह रहे हैं एंग्रो, एंड यू नो सो मे बी आई एम स्टूपिड, आई एम यंग एंड आई एम मेकिंग अ मिस्टेक, एंड आज तो ये चल जाएगा, मे बी 2 years लेटर मैं कहीं भूखा पड़ा हूँगा, एंड यू नो इन लोगों ने अपने करियर्स बना लिए होंगे। डिड यू एवर हैव दैट फियर? अच्छा, मैं थोड़ा सा रिस्क लेने वाला लड़का रहा हूँ। मैंने इवन जो इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, जो पार्टनरशिप्स की हुई हैं, जो पंगे लिए में थोड़े हाई रिस्क कैटेगरी में ही आते हैं, तो मैं डरता नहीं था इतना। मैंने कहा कि भूखा तो नहीं मरूंगा। सेकेंडली जहाँ तक ब्रांड्स की बात है, इंस्टेड ऑफ वर्किंग फॉर दोस ब्रांड्स एज एन एम्प्लॉय, मेरा टारगेट था कि मैं इनका सब सोल्यूशन प्रोवाइडर बनूँ। मैं उनके लिए काम करूँ, उनके लिए वो इवेंट्स और उनकी चीज़ें क्रिएट करूँ। तो वो मेरी किसी और साइड से मैं उसको हिट कर रहा था। अब वो ही ब्रांड्स जिनके लिए वो कर रहे थे, वही जो मेरे कुछ उस टाइम में कॉन्टैक्ट्स हैं, वो एक्चुअली क्लाइंट्स बन गए हैं, बट वो क्लाइंट साइड से डील कर रहे थे और हम उनकी एजेंसी हैं। एंड लॉट ऑफ टाइम्स उनके पास ऑप्शन नहीं होती कि हमारा माशाल्लाह से काम इस वक्त तो उन कंपनी में इतने वो इस्टेब्लिश्ड है कि वो दे गिव अस वर्क, और वो हम उसको अच्छा भी कर देते मोस्टली। तो क्या कहते हैं, वो उस साइड से वो ठरक पूरी होगी जो थी ब्रांड साइड और कॉर्पोरेट की साइड से, राइट। और रिस्क चलता रहता है, पंगे बहुत लिए हैं लाइफ में। By the time you were graduating, what was the scale of your operations JB and Jaws side पे? जाहिर है आपने अपना तो I'm assuming कि लम्स का जो आप काम कर रहे थे वो तो आपने लम्स के अंदर तक रखा, उसके बाद पे you just like यार this is I mean so इस लम्स की टाइमलाइन में मैंने एक्चुअली 2 ऑफिस स्टार्ट किए। एक मैंने फर्स्ट ईयर में स्टार्ट किया जो वो 2 पार्टनर्स और के साथ था, वो 6 months में वी रन आउट ऑफ फंड्स। थर्ड ईयर में मैंने दोबारा फिर कहा कि अब मैं ज़रा टेक साइड पे गया, ऐप साइड पे, वेबसाइट्स इन साइड पे। उसकी लाइफ चली थी कोई 1.25 साल, 1.3-1.4 years, बट वो भी ड्यू टू डिफरेंट चीज़ें हैं। उस टाइम पे अगेन अपने एक्सपीरियंस थे, तो वो भी वी रन आउट ऑफ कैपिटल, और वो भी हमें बंद करना पड़ गया। तो बीच में समझें कि जो फर्स्ट ऑफिस है उसमें 7-8 लोगों की टीम थी, सेकंड ऑफिस में कोई 12-13 लोगों की टीम थी, बट वो फिर उसमें से किया कि जब वो बंद होते थे तो हम उतनी 3-4 लोगों की कोर टीम रिटेन कर लेते थे, और उनसे फिर हम काम कराते रहते थे जो हमें ऑन एंड ऑफ आते रहते। तो हम उस टाइम में बीच में कंट्रैक्चुअल बेसिस पे हम कुछ काम करते रहे। मैं सरफराज में कि हम कंपनी हमारी एग्जिस्ट करती थी, बट बीच में से 2 साल ऑफिस में एग्जिस्ट करती रही, और बाकी टाइम वो KFC मैकडॉनल्ड्स में एग्जिस्ट करती थी। हम मीटिंग्स वहाँ पे या क्लाइंट साइड पर जाके करते थे, यार हम घर पे मिलते थे। तो वो जो प्रॉपर एक कंटिन्यूटी ऑफ ऑपरेशंस हमारा जो स्टार्ट हुआ था, वो मेरे एक्चुअली ग्रेजुएट होने के फ़ौरन बाद मैं 3 महीने सांस लिया। फिर उसके बाद सीधा मैंने कहा कि मैं तो ऑल इन जा रहा हूँ भाई, अब चला के छोड़ना है, अब चला के छोड़ना है। एक ऑफिस का जो सिस्टम है वो मैंने किया, और मेरा आई थिंक जो चैलेंज था, मेरा अपना एक सर्टन स्टाइल है, किसी और का स्टाइल है। तो मैंने इस टाइम पे वही पिच किया कि मैं आई टेक द रिस्क ज़्यादा, मगर लेट मी हायर, लेट मी उस तरह से। बट वो मैंने थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट पहले ग्रो किया। उस टाइम पे मेरे पार्टनर थोड़े से थे कि यार अच्छा हमने ऑलरेडी ऑफिस खोला था, हम लैंड में लॉस में चले। अच्छा, लॉस में क्यों गए थे? 2008 में 9 में एकदम बॉम्बिंग्स बहुत शुरू हो गई थी।
मुशर्रफ के टाइम पे इमरजेंसी लगी थी 2007 में, हमारे इवेंट के दौरान एक इमरजेंसी लगी थी और हमारी NOC कैंसिल हो गई, मगर वेन्यू पे 3000 लोगों ने बैठे हुए हैं। हमें समझ नहीं आ रहा कि इवेंट होगा या नहीं होगा, हम आर्टिस्ट के ऊपर भेजें या ना भेजें। वो एक बड़ी मोमेंट्स आई मिसना की। तो वो उसके बाद नहीं इवेंट्स हुए, परमिशंस नहीं मिली। उसी टाइम पे आई थिंक स्कूल्स की दीवारें ऊंची हो गई थी, बहुत कुछ, मतलब कि वो एक वो टाइम था। तो उस टाइम पे इवेंट्स वाज द लीस्ट प्रायोरिटी फॉर एनीवन, इवन फॉर कॉर्पोरेट और इवन फॉर द गवर्नमेंट टू गिव परमिशंस। तो वो 2008-9 में हम थोड़े से अंदर चले गए थे। सरफराज जो मेरे पार्टनर है वो ज़रा अपनी जॉब पे फोकस करना शुरू कर दिया। मैं लम्स के अंदर ज़्यादा घुस गया और लम्स के अंदर अपना सिस्टम चलाता रहा। राइट। और फिर 9-10 के एंड पे, 9-10 के बीच में फिर हम दोबारा एक ऑफिस में आए, ऑफिस एनवायरनमेंट। अब हमने 0 से दोबारा ऑपरेशन स्टार्ट किए। सो अगेन टीम हमारी 10 से 3 फिर 12 से 4 पे जलती रही। तो टीम थी बट बैठने की जगह चेंज होती रही या ख़त्म होती रही। राइट, इंटरेस्टिंग। जो आपकी, जब आप फाइनली आपने पोस्ट ग्रेजुएशन स्टार्ट किया, दैट यू वर स्टिल डूइंग कॉन्सर्ट्स, बिकॉज इफ आई रिमेंबर दिस करेक्टली, कॉन्सर्ट्स वर ऑफ फॉर अ फेयरली लॉन्ग टाइम आफ्टर द 2008 टेररिज्म क्राइसिस। सो 6-7 के बाद ना, जब सरफराज के साथ, पार्टनर के साथ मैं ज़्यादा एक्टिव थे, तो हमें कॉर्पोरेट थोड़े से मिलना शुरू हो गए। हमें एक ऑन एंड ऑफ एक हाउसिंग सोसाइटी का एक इवेंट मिल गया। अगेन उनकी रिस्क क्राइटेरिया कम था, तो हम सर्वाइव कर गए और अच्छा इवेंट हो गया। फिर उनके एक दो और इवेंट्स मिल गए। सर्विस शूज़ हमारा एक्चुअली फर्स्ट लाइन था, प्रॉपर कॉर्पोरेट वाला। वो उन्होंने हमें कम बजट था तो उन्होंने हम पे रिस्क ले लिया, और वो इवेंट भी लो रिस्क था तो वो अच्छा चल गया। तो सर्विस शूज़ हमारा क्लाइंट रहा। फिर एक्चुअली हमारा सबसे मेजर विन थी वो सैमसंग था। 2010 में हमने सैमसंग की एक प्रोजेक्ट पे किया और वो हमें एक्सपीरियंस नहीं था। तो हमने एक्टिवेशन पिक कर ली, ब्रांड एक्टिवेशन। सो हमने ब्रांड एक्टिवेशन आज तक कभी नहीं की थी, ना हमारे पास कोई टीम थी उसकी, बट क्योंकि वही ऑप्शन थी उस टाइम पे, उसी की पिच को ली हुई थी, हमने काम उठाया। और काम उठाने के बाद फिर हमने सोचा कि करना कैसे है। फिर हमने मार्केट से कुछ लोग तोड़े और ख़ुद हैंड्स ऑन हर चीज़ खड़ी होकर बनवाई, वर्कशॉप से रातें गुजारी। कराची में इवेंट था, सो हमने कराची, हम बाकी सिटीज़ में भी गए इस प्रोसेस में, और हम कॉर्पोरेट के अंदर थोड़ा सा घुसे हैं, मगर छोटे कॉर्पोरेट में घुसे हैं। कुछ चीज़ें करना शुरू की हैं, पोर्टफोलियो पीसेस करना शुरू किया एसेंशियली। और कॉन्सर्ट्स हमारे कम हो गए थे। लम्स और यूनिवर्सिटी के कुछ कॉन्सर्ट्स एग्जिस्ट करते थे, बट फोकस अब थोड़ा सा इन छोटे कॉर्पोरेट इवेंट्स पे हमारा हो गया था, थोड़ा सा एक्सपोजर चलना शुरू हुआ था। तो मगर इतना नहीं था कि हम दोबारा एक फ़िक्स कॉस्ट ऑफिस की इंटायरली एक इवेंट्स कंपनी के लिए हम रख सकें। तो वो ये एक चैलेंज रहा है। वेडिंग आपने नहीं की दरमियान में? वेडिंग जी, क्या वजह है? एक हमें असल में पाकिस्तान में ना इवेंट मैनेजर लोगों के लिए एक केटर या वेडिंग वाला बंदा होता है। आमतौर पे घर वालों को जो बड़ों समझ आती है, तो हमें थॉट आई है, in a way it's very easy extraction of money also, right? Like that's where the society just आंखें बंद करती है, पैसा निकाल लेती है कि यार आप जाते हैं, आप कॉर्पोरेट में, आप कंज्यूमर इवेंट्स के अंदर, you're really working hard to build an experience, and once you've built that experience, now you have to do something better for the next one. And उस तरह से wedding is just like, you know, just make a grand experience, then do the same for the next one, do the same for the next one, and they're happy. And more often than not, there's not going to be a lot of screw-ups. They're not gonna, I mean, no shows दरमियान में कोई annoying लोग हो सकते हैं, but by and large they'll pay a fairly good amount, good वो. तो why didn't you go for weddings? अच्छा, वेडिंग का आइडिया है, लोगों ने सजेस्ट किया हमें। हमने एक एक्चुअली वेडिंग वाली मीटिंग में भी गए हैं, बैठे हैं, आगे एक आंटी आई हैं, उनकी बेटी आई है। उन्होंने वो जो बातें करना शुरू, हमें उनकी समझ नहीं थी। लाइक उन्होंने कहा जी कि मुझे इस तरह का कपड़ा चाहिए, इस तरह के फूल चाहिए। हम हैं थोड़े से मैकेनिकल लोग, मैं इकॉन मेजर, मैथ मेजर, मेरी लैंग्वेज थोड़ी फ़र्क है, नंबर्स हैं, मैं ग्रिड बना के कुछ डिज़ाइन कर लूँगा, मगर मैं फैब्रिक की और फूलों की मुझे नहीं पता। मेरे लिए फूल सारे फूल हैं बस, ठीक है। तो जब वो डिटेलिंग उसमें जा रहे थे तो मुझे वो लगा, मैं आउट ऑफ प्लेस फील किया वन। और सेम फीलिंग बाकी टीम की भी थी उस टाइम पे। और हमें 2-3 स्ट्रेटेजिक वजह थी। वन, हम चाह रहे थे फोकस रखें अपना, एक चीज़ के अंदर घुस के उसको मास्टर करें। कॉन्सेप्ट हम कर चुके थे, कॉर्पोरेट में जाना चाहते थे, कॉर्पोरेट को हम वो हमारे लिए थी, हम ब्रांड एक्टिवेशन और कॉर्पोरेट फोकस करना चाह रहे थे। और उसकी टीम थोड़ी सी फ़र्क है, उसमें मॉडल फ़र्क है। हम जो कॉर्पोरेट करते हैं उसमें टर्न की इवेंट्स हम करते हैं, हमें अपनी इन्वेंट्री रखना इतना ज़रूरी नहीं है।
Right. हम बेस्ट सप्लायर हर इवेंट के, बिकॉज हर इवेंट डिफरेंट है, हर इवेंट की नीड्स फ़र्क हैं. मगर शादी में आपको कुछ सोफ़े, कुछ बैकग्राउंड, मतलब एक डिफरेंट बिजनेस मॉडल थोड़ा सा फ़र्क है. और एक थोड़ा सा एक फीमेल सेंट्रिक आई थिंक ज़्यादा है. लड़के भी काफ़ी कर रहे हैं कुछ, बट बिकॉज हमें एक डायरेक्शन मिली हुई थी, हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाह रहे तो थे. आपने कभी किए ही नहीं या दरमियान में तो का कोई कर हमने लिया? दोस्तों की शादी में इनको हेल्प किया हुआ है, मगर हमने as such वो नहीं किया. as such नहीं किया. हमने एक्चुअली आज तक कोई शादी अपनी कंपनी में नहीं की, और हमने कहा नहीं करनी है, मतलब अभी तक नहीं की तो अब आगे भी नहीं करनी. Tell me some of your screw ups. डिफरेंट स्टेजेस में डिफरेंट हुए हुए हैं. शुरू में क्राउड मैनेजमेंट के हुए हैं. एक हमने एक इवेंट कराया था, उसके हमने बिलबोर्ड्स लगा दिए. हमें था बड़े लाउड इवेंट्स करें उस टाइम पे, तो हमने लाहौर में तकरीबन 15 बिलबोर्ड्स लगा दिए. आतिफ असलम का उस टाइम में कॉन्सर्ट 2006-07 में, तो वो ना एक वेन्यू उस टाइम पे फट गया. मतलब कि जब उस टाइम पे लोग आए, हमें नहीं कोई आइडिया नहीं, मेट्रिक नहीं है कि किस तरह से गेज करें. तो गेट क्रैशेस हमने फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने तो देखे कि वो किस तरह बिहेव करते हैं, और हमारी इवेंट पे मैंने देखना पड़ा. तो मेरे सामने वो एक वेन्यू का गेट उन्होंने तोड़ा है, और वो कीड़ियों की तरह फैल गया अंदर पूरे. मतलब कि वो इवेंट इंटरप्ट हो गया एक किस्म का हमारा, और प्रॉपर्टी पे कुछ डैमेजेस हुए. ठीक है, वो आई थिंक हमारा सबसे बड़ा लर्निंग कर्व अर्ली था. हमने उसके बाद अपना रिस्क प्रोफाइल थोड़ा सा उसको रीमैनेज किया. हमने कुछ चीज़ हमने फ़िल्टर्स लगा दिए. पहले हमारे इवेंट पे इंटरेस्टेड होता रहा कि अच्छा ये शायद उस टाइम पे शादी भी आते रहे, शायद कर लेते उस टाइम पे, मगर उस टाइम पे फिर हमने अपने कुछ डूज़ एंड डोंट्स को मार्क कर दिया. फिर उसके अलावा हमारे हुए हुए हैं. एक आउटडोर इवेंट है, बहुत ज़ोर की आंधी आई है. एक और है जिस पे मेन जो होस्ट है वो एक सेलिब्रिटी है, और 6 बजे इवेंट शुरू हो रहा है, वो फ़ोन नहीं उठा रही, और एंड पे इवेंट शुरू हो गया. और कोरियन क्लाइंट हमारा, उसको हम क्या बताएं कि क्या है, और हमें एंड में होस्ट चेंज करना पड़ गया, और वो उस पर हमारी एक बड़ा काफ़ी ज़्यादा इशू बना. एक लिस्ट है, पूरी बड़ी ग्रैंड लिस्ट है, और भी चीज़ें हुई हुई हैं. बट हम द गुड थिंग इज़ हमने रिपीट नहीं की. हमने एवरी टाइम वी हैव लर्न, एवरी टाइम वी हैव ट्राई टू मिनिमाइज द डैमेज. हमने क्लाइंट रिलेशंस अच्छी रखी हैं. हमने आई थिंक मैनेज किया थोड़ा सा, और रिपीट नहीं किया. आई थिंक दैट इज़ अ कोर important factor. And then you eventually evolved out to other areas as well. At what point did these happen, and why? Considering the event in itself is, you're now in the top 3, I'm assuming, just at least on the level of scale and quantity, I'm not sure, but at least on the scale. Why did you find a need to diversify? अच्छा, सो अगेन इवेंट्स हमने कॉर्पोरेट में एक पॉइंट पे थोड़े से जब क्लाइंट्स विन करना शुरू किए, बियॉन्ड लाइक द फर्स्ट क्लाइंट्स, हम जैज़ का काफ़ी काम कर रहे थे फॉर मेजर पीरियड ऑफ टाइम. सो हम हाँ, और हमारे साथ ना चीज़ें इवॉल्व कर रही थी, लैंडस्केप इवॉल्व कर रहा था. हमारे सामने फेसबुक आया, इंस्टा आया, ट्विटर आया, चीज़ें आई. इवेंट की नीड्स चेंज हुई. पहले इवेंट का मेट्रिक होता था कितना बड़ा इवेंट है, कितने लोग आए. वो चेंज हुआ 2008-9 में जब सिक्योरिटी सिचुएशन हुई. तो क्लाइंट ने चेंज क्या किया कि इंस्टेड ऑफ हैविंग अ बिग इवेंट फॉर 5,000 to 10,000 पीपल, इट्स एन इवेंट फॉर 500 पीपल, और उसको एम्पलीफाई करो. सो उस चीज़ में उस जर्नी का हम पार्ट थे. हमारे सामने क्लाइंट की डिमांड चेंज होती गई. और पीआर की कंपनीज कुछ एग्जिस्ट करती थी उस टाइम पे, बट पीआर उस टाइम पे थोड़ी फ़र्क थी. पीआर था कि सहाफ़ी बुला लें, चैनल्स बुला लें, या जर्नलिस्ट बुला लें, और वो बड़े एक ऑड सा था. मतलब कि वो एक मेट्रिक फ़र्क था. उसी टाइम पे इंस्टा, फेसबुक, ये चीज़ें पिकअप करना शुरू की. डिजिटल स्पेस क्रिएट हुई, रूम बना, और हमें ही हमारे सामने क्लाइंट ने एक पीआर कंपनी इंगेज की. हमने देखा कि यार ये तो इंटरेस्टिंग काम है. और जिन लोगों से अब वो डील कर रहे थे, वो वही लोग थे जो कि हमारे कुछ उसमें नेटवर्क का पार्ट रह चुके हैं. पहले एक अंकल वाला एज ग्रुप था जो पीआर करता था. अब यंग इन्फ्लुएंसर्स आ गए हैं. जो पब्लिकेशंस के रिप्रेजेंटेटिव थे वो हमारी एज के थे. और जो लोग उन्होंने हायर किए वो उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि यार हमारा काम कर दो. मगर मैं उनको जानता था कुछ लोगों को. मैंने कहा यार मैं ट्राई करता हूँ नेक्स्ट टाइम, मैं आपकी कॉस्ट भी सेव कर दूँगा, और आप को काम भी शायद ज़्यादा अच्छा ट्राई करेंगे देने का. तो हमने 1-2 इवेंट्स ट्राई किए, पीआर ट्राई की हमने, एंड आई थिंक वी डिड अ सैटिस्फैक्टरी जॉब. और हमने फिर ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट फ्यू मंथ्स हमने डिसाइड किया कि
सिंस हम ऑलरेडी क्लाइंट का काम कर रहे हैं और हम ये काम और कर सकते हैं और हमारा इस पर एफर्ट थोड़ा सा कम लगेगा बिकॉज हम ऑलरेडी मीटिंग्स में जा रहे हैं, तो हम ये भी डिस्कस कर लिया करेंगे। तो हम फिर मीडिया बाइंग, डिजिटल पीआर और जनरली पीआर की इसके स्कोप में आए 2016 में। सो 2010 से 16 में हमने कॉर्पोरेट इवेंट्स पे राइज करते गए, बड़े बड़े कुछ फेस्टिवल्स भी हमने कराए। इस तरह के हमने गेमिंग के सबसे बड़े इवेंट्स कराए हैं पाकिस्तान में, यूके मज़रीना हमने कराए हुए हैं, लाइक अभी तक आई थिंक सबसे बड़े भी काउंट होंगे। म्यूज़िक फेस्टिवल्स कुछ कराए और इस तरह के इवेंट्स कराए, सेंसिटिव इवेंट्स कराए। हमने पहला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, क्रिकेट टीम सबसे बड़ी स्पोर्ट का पहला इवेंट 2016 में कराया, 15 या 14 में कराया था एक्चुअली। तो वर्ल्ड कप 14 या 15 में हुआ था, 15 में हुआ था। 15 में टीम जा रही थी बाहर, तो एक बड़ा सेंसिटिव नेचर का इवेंट हमें मिल गया और बिल्कुल तुक्के से मिला। वो जस्ट हैपन टू बी एट द राइट प्लेस द राइट टाइम, और वो ब्रीफ डिस्कस हो रही थी और हमने बहुत एग्रेसिवली उसको पुश किया। तो उधर से हमने अपना क्रिकेट टीम का इवेंट कराया, शाहिद अफरीदी, पूरा क्रू सारा, और वो फर्स्ट सबसे बड़े सेलिब्रिटीज़ पूरे पाकिस्तान के, और वो हम उनको डायरेक्ट कर रहे हैं कि तुम यहाँ पे खड़े हो गए, ये तुम्हारा क्यू है, वो एक सो ये आया। और इसके बाद फिर पीआर की अगेन 16 में हमने साइट पे गए, तो फिर हमने पीआर के कुछ पार्ट्स पे किए और फिर हमने उसको फॉर्मली एक नाम दे दिया, कार्टेल मीडिया एंड पीआर। हमने अपनी ऑफिस में एक रूम को डेडिकेट कर दिया उस कंपनी के लिए, वी गॉट इट रजिस्टर्ड, और हमने शुरू में अपने कामों को सपोर्ट किया, बट फिर गोल ये था कि हम इसमें और क्लाइंट्स में जाएं। सो बिकॉज इवेंट एक महंगी प्रोडक्ट है, इवेंट कम होते हैं, इवेंट एक महंगा क्लाइंट करता है, बट पीआर की जो एवरेज ऑर्डर साइज़ या जो उसकी इन्वॉइसिंग होती है वो छोटी होती है। इवन रिटेल ब्रांड्स, फैशन ब्रांड्स या इवन ईटरीज बहुत ज़्यादा खुल जाता है। तो हमारा ये था कि हम इंस्टेड ऑफ जस्ट फोकसिंग ऑन द बिगर कॉर्पोरेट, नाउ लेट्स टेक द जो मिडिल स्लाइस है, अपैरल इंडस्ट्री, ये वो ठीक है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, तो उनको हम थ्रू पीआर एंड मीडिया सर्विसेज हिट करें। सो ये 16 में हमारी एक स्ट्रेटेजिक एक्सपेंशन थी, और 16 में हमने स्टार्ट की कार्टेल मीडिया एंड पीआर। इंटरेस्टिंग। एंड ये जो कार्टेल मीडिया है एंड देन दी शार्क टैलेंट एंड एपिक, ये भी आपकी जो करंट को फाउंडिंग टीम है उन्हीं के साथ है, आर देयर अदर पार्टनर्स देयर एज वेल? नहीं, हमारी जो को फाउंडिंग टीम सेम है। शुरू में मेरा ऑनेस्ट बिलीफ है कि अगर एक चीज़ से चल रही है ऑब्वियसली बरकत बढ़ती है उससे, और एक्चुअली इतनी ज़्यादा डिफरेंट पार्टनरशिप मैनेज नहीं आप कर सकते, और एक एक्चुअली वो इवेंट्स की बाई प्रोडक्ट थी, राइट। तो हमने मिलके डिसाइड किया। सो वही हम सेम पार्टनर्स का जो हमारा 2 का है, हमने ही आगे उसको किया, बट हमने ये चेंज किया कि हमने इसके लीड रोल्स थोड़े से चेंज कर दिए। मतलब कि कार्टेल मीडिया एंड पीआर का लीड ज़्यादा मैं लेता हूँ, और उनकी एक उन्होंने जो को फाउंड की एक लीड रोल में कंपनी वो एपिक थी, वो अगले साल हुई, तो उनकी टाइमिंग का 1 साल का फ़र्क था। तो हमने एक हमारा कंबाइंड बेबी और 2 बेबीज़ उनके थोड़े से रोल्स मदर फादर के थोड़े चेंज किए हमने, राइट। और एक शार्क टैलेंट भी फिर 2021 में आई। दैट्स मोर रिसेंट। बीच में कोविड आ गया था, 20-21, 16, 17, 18 में बहुत ज़्यादा इवेंट्स किए। How do you maneuver through COVID? Because that must be such a crazy dry period, right? I mean, the PR might be working, but events तो ख़त्म। अच्छा जी, इवेंट्स देखें, कोविड का क्या हुआ कि आपके जिस चीज़ बैन लगा गैदरिंग पे, हमारा काम था गैदरिंग, लोग इकट्ठे करना हमारा था। आप सोचें कि 2 इंडस्ट्रीज आई थिंक सफ़र की हैं, फूड एंड डाइनिंग और एक इवेंट्स। तो हमारा तो इवेंट्स हो ही नहीं रहे थे, ठीक है। अब जो हमने चेंज किया, ऑब्वियसली ब्रांड के लॉन्चेस हो रहे थे, तो हम चले गए वर्चुअल लॉन्चेस पे, मगर वो अगेन हमारे लिए इकोनॉमिकली एक रिप्लेसमेंट नहीं थी फाइनेंशियली, बिकॉज जो बिलिंग साइज़ है बहुत रिड्यूस होता है, बिकॉज हम पैसे तब बनाते हैं जब इवेंट बड़ा होता है। जब इवेंट खाली स्टेज तक रह जाए और वो एक प्रोडक्शन तक रह जाए तो वो 20% पे उसका आ गया, बट हमने फिर वॉल्यूम को हिट करने की ट्राई की। हमने ट्राई किया कि हम ज़रा स्पेशलाइज कर जाएँ वर्चुअल इवेंट्स में, सो हमने कुछ क्लाइंट्स गेन किए। अब इस टाइम पर हम एक्चुअली जो हमारा एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स का मिक्स था वो ज़्यादा FMCG था, पेप्सी, बाकी मोबाइल फ़ोन ब्रांड्स का बहुत काम करते हैं, और पेंट कंपनीज़ और ये और वो। इस टाइम पे हम कार लॉन्चेस में चले गए। उस टाइम पे हमने हुंडई टुक्सन का लॉन्च हमने किया, हमने वर्चुअल लॉन्चेस सारे। उसी टाइम पे आई थिंक वो कार मार्केट का वो बूम आया, और आई थिंक जो नए जितने एंट्रेंट्स आए थे उसमें से 50% का काम हमें ऐसे मिलना शुरू हो गया। आज भी कम करके आ रहे हैं।
तो नई गाड़ी लॉन्च हुई? हाँ जहाँ हैवल का लॉन्च है भाई, आप लोग देखना है, ठीक है? उनकी नई नहीं हाँ, उनकी ईवी फर्स्ट ईवी लोकली असेंबल्ड ईवी आज लॉन्च हुई है हैवल की। एसयूवी है या एसयूवी साइज़ है, बड़ी साइज़ है। प्राइसिंग आई है उसकी? नॉर्थ लाइक 10 मिलियन के आसपास कहीं है प्राइस। मुझे जल्दी आना पड़ा इसके लिए तो मैं प्राइस रिवील पे नहीं था, बट इसके आसपास है, बट इट्स अ गुड वैल्यू फॉर मनी का बाय द वे। अच्छा, हम ब्रांड को सपोर्ट भी करते हैं। तो हमने गाड़ियों के लॉन्चेस काफ़ी पिक किए उस टाइम पे, नई इंडस्ट्री में थोड़ा सा गए हम कोविड में, और हमने किसी को लूज़ नहीं किया। हमने अपनी टीम से बात की कि हम आपकी सैलरीज़ की थोड़ी सी परसेंटेज कम करेंगे, बट वो जस्ट मेक सेंस कि आप लोग ऑफिस नहीं आ रहे, अब आपकी ट्रैवल कॉस्ट नहीं है। और कुछ लोगों का ना काम ही ख़त्म हो गया था क्योंकि उनका काम ही नहीं था डेली बेसिस पे। हाँ। तो हमने सबको रिटेन किया, थोड़ी सी कॉस्ट कम की, ऑफिस की कॉस्ट थोड़ी सी कम की, बट हमने कंटिन्यू किया। द गुड थिंग इज़ कि इस टाइम पे जब इवेंट्स का बिलिंग कम हुई तो हमने पीआर से उसको बैलेंस किया, पीआर से भी किया। कंटेंट क्रिएशन बहुत इस टाइम पे ज़्यादा ही, सारा कुछ डिजिटल चला गया, कैंपेन्स आ गए, इन्फ्लुएंसर्स का बहुत काम आना शुरू हो गया, इन्फ्लुएंसर रेट ऊपर कर दिए, बाय डिफ़ॉल्ट हमारी बिलिंग ऊपर चलती गई। तो हमने शुरू के 4-5 मंथ्स में थोड़ा ज़्यादा स्ट्रगल किया, बट हमने वेव पकड़ ली फिर। सो अभी आज भी मेरी किसी से बात हो रही थी, उनका सोशल मीडिया एजेंसी है, उनका भी एक पीक कोविड के सेकेंड हाफ में आया था, और आई थिंक हमने भी उस वेव को थोड़ा राइड किए, और हमने एक्सपेंशन नहीं की, बट हमने टीम को थोड़ा यूटिलाइज़ किया, और हमने कुछ नए क्लाइंट्स विन किए। सो कोविड हमने कुछ को मैनेज कर लिया था, ऑल्दो हम बहुत ही थे, मगर बाकी आई थिंक जो कंपेटिटर्स हैं हमारे, उनकी मेजर डाउनसाइजिंग भी हुई थी, और बिकॉज हम उनके पास ये सपोर्टिंग बिजनेसेस नहीं थे आई थिंक, तो वो they had to cut down on the cost. What diversification helped you out? वो इस टाइम पे हमें उसने हेल्प किया, और ये था हम। Makes sense. थोड़ा सा कॉन्वर्सेशन को मैं स्विच करूँगा। अच्छा, ठीक है। Want your thoughts on certain things. मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में इसकी मैं मिसाल देता हूँ, मोस्ट रिसेंटली when you see Black Style Awards or you see Peace Awards or bunch of these awards that happen, you don't have any memorable memory of any of these award shows. They're all just sort of a bunch of copy pasted, इंडिया में ये होता है या ऑस्कर्स में ये होता है, all the way down to the script जो अभी most recently अहमद अली भट्ट वाला वायरल हुआ था. A lot of people were making fun of that as well कि यार I mean why what's with the lack of creativity, what's with the lack of design thinking कि यार हम एक एक्सपीरियंस डिज़ाइन कर रहे हैं और उसमें, और एक्सपीरियंस डिज़ाइन करने का मकसद ये है ना कि एक्सपीरियंस जब आप डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो you're really ड्राइविंग इट फ्रॉम द ऑडियंस, you're trying to understand your consumer and you say कि यार इसको ये चीज़ चाहिए, how do I sort of build something that will make it awe inspiring कि यार wow ये तो मैं एक मोमेंट में मैं आ गया हूँ. More often than not you don't find that happening in events. कॉन्सर्ट्स की बात कर लेते हैं, आप कोल्डप्ले का आपने देखा होगा, इट्स अ बकेट लिस्ट थिंग राइट, एवरीबडी हैज़ टू गो टू अ कोल्डप्ले कॉन्सर्ट. वो फिक्स यू के ऊपर उन्हें बैंड पहन के अपने हाथ ऊपर करने हैं. इट्स नथिंग इवन क्लोज टू दैट इन पाकिस्तान. व्हाई डू यू थिंक कि वो एक्सपीरियंस डिज़ाइन का एक एलिमेंट मिस होता है? इज़ इट अ कंज्यूमर प्रॉब्लम? इज़ इट कि हमारे लोग अभी तक जो है उस जगह पे नहीं जा सके? आपने गेट क्रैशिंग की बात की, थोड़ा सा अगर बड़ा साथ ही इसका कनेक्टेड क्वेश्चन, मतलब मैं पूरी इंडस्ट्री का ओवरव्यू चाह रहा हूँ, क्योंकि एक और मसला ये है कि 2, 2.5-3 हज़ार का एक बड़ा कॉन्सर्ट होता है पाकिस्तान में. दुनिया में हम जाते हैं तो एक इवेंट्स होते हैं वो 50,000, 60,000, 1 लाख पे भी चले जाते हैं. पाकिस्तान में जलसे हो जाते हैं बड़े, लेकिन पाकिस्तान में एंटरटेनमेंट रिलेटेड इवेंट्स उतने बड़े नहीं हो पाते अनफॉर्चुनेटली. जहाँ पर पोटेंशियली आप ये कह सकते हैं कि यार अगेन द स्केल ऑफ ऑपरेशंस कैन बी बिगर राइट, बिकॉज नाउ द रेवेन्यू इज़ मोर एंड सो यू कैन हैव अ बेटर स्टेज एंड व्हाट नॉट. आपके स्टेजेस होते हैं, बड़े से बड़ा कॉन्सर्ट होगा, उसमें वो जो है जी एक बस सिंगर आएगा, वो आके गा गू के निकल जाएगा, नोबडी इवन केयर. वो पीछे बस एक मैक्सिमम इनोवेशन ये आई है कि यार वो एक LED लगा दो, उसके ऊपर कोई जो है वो स्क्रीन सेवर क्या वो विन ऐप टाइप की वो नहीं होती थी, तो वो लगा दो. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट अनफॉर्चुनेटली जहाँ पर अगर स्केल बढ़ा भी है, अभी रिसेंटली लाहौर में यंगस्टर्स का एक कॉन्सर्ट हुआ. आई रिमेंबर ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी कि जी वो रॉयल पाम में हुआ, किधर हुआ, और वहाँ पे जी मसला पड़ गया और ट्रैफिक जो पूरा लाहौर जैम हो गया, और उधर फड्डे फुड्डे, और पीपल हु वेंट देयर वर जस्ट लाइक यार वी मेड इट आउट अलाइव, वी आर हैप्पी बिकॉज इट वाज अ डिज़ास्टर.
Is it that because event management companies don't have the scale to be able to manage such large scale operations? Is it because they don't even try? Is it because we don't have the capability to design better? What's your opinion on the overall industry right now? अच्छा, आई थिंक इसमें मल्टीपल एरियाज से हम स्ट्रगल करते हैं. कंसर्न्स आई थिंक काफ़ी लोगों के म्यूचुअल होंगे. आई थिंक सबसे पहला जो आता है, हमारे पास अच्छे वेन्यूज़ नहीं हैं. स्टार्ट ही वहाँ से करते हैं. वेन्यू, जब आपने कोई टिकट इवेंट करना है, आपको एक सिक्योर वेन्यू चाहिए जिसकी बाउंड्री हो, जिसको कोई स्केल ना कर सके, जिसमें पार्किंग भी साथ हो. जो ज़्यादातर इवेंट्स फटे हैं, या तो वो पार्किंग कोलैप्स की है, 3 अंडर पासेस ब्लॉक हो गए, लोगों ने सड़क हर जगह गाड़ी लगा दी है, या फिर वो अंदर मिसमैनेज हुए क्राउड से. नंबर 1 मसला है कि वेन्यूज़ की पर्पस डिज़ाइन वेन्यूज़ कम है. एक्सपो सेंटर आई थिंक लोहार में खेला, बट अगेन उन्होंने कॉन्सर्ट देना बंद कर दिया है. तो वो जो 1-2 हैं, वो उनके इतने बैरियर्स हैं और वो नहीं. सो वेन्यू 1. नंबर 2, पाकिस्तान में ख़ास तौर पे पंजाब में कंज्यूमर का माइंडसेट नहीं है पे करने का. वो पे नहीं करना चाहता. एक अटेंडी, उसको होता है कॉन्टैक्ट लगाऊँ, मैं फ़ोन करूँ कि यार अच्छा यार तू कॉन्सर्ट करा रहा है, अच्छा वो उससे बात करो कि वो मुझे इनवाइट से दो. बाहर ना 2 सोर्स ऑफ एक्चुअली रेवेन्यूज़ है. 1 जो अटेंडी से आप लेते हो, दूसरा आपको जो स्पॉन्सर्स मिलती हैं. बाहर स्पॉन्सरशिप्स की वैल्यू भी ज़्यादा है, और स्पॉन्सरशिप वैल्यू इधर भी ज़्यादा हो सकती है अगर यहाँ पे अटेंडीज़ का नंबर ज़्यादा, बिकॉज वो उनको ROI ज़्यादा अच्छी मिलती है. बिकॉज इवेंट्स उतने बड़े नहीं होते, तो वो ROI को जस्टिफाई करने के लिए इतनी बड़ी स्पेंडिंग नहीं कर सकते. मगर ज़्यादा जो बैरियर है कि हमारे पेड गेस्ट की वॉल्यूम कम है. नंबर 2, जब ज़्यादा बड़ा हम यहाँ पे, एटलीस्ट जो हमने एक्सपीरियंस किया, जब ज़्यादा बड़ी हम ऑडियंस को गैदर करते हैं, तो वो वेरिएबल्स बहुत ज़्यादा होते हैं. आपका एक 10,000 का एक पूल है नीचे, वो किसी भी पॉइंट पे आपस में कोई गलत इंटरेक्शन होगी, किसी ने किसी को छेड़ा है, किसी ने बदतमीज़ी की है, कोई कंधा मार के चला गया, अजीब किस्म के मसले हैं. मतलब कि आप कभी लोगों से वजह पूछते हो ना, तो उस संग निकलते हैं. हर एक होता है कि यार मैं उसको बुला लूँगा, गन निकल आती कहीं से. अजीब सिक्योरिटी के जो हमने जो सबसे इस पर हमने जो एक आइडियल एक नंबर निकाला था, आई थिंक वो 1500 से 2000 में भी 25 तक भी जा सकते हैं. उसके बियॉन्ड कंट्रोल पे आप लक पे चले जाते हो और लोगों के ऑडियंस बिहेवियर पे चले जाते हो. हम जितने मर्जी बैरियर्स लगा लें, जितनी मर्जी चीज़ें लें, आइसोलेटेड इंटेंट बहुत आना शुरू हो गए. और ब्रांड बहुत सेंसिटिव हो गया इस वक्त कि यार अगर किसी की भी एक सिंगल हरासमेंट की कंप्लेन आ जाए, जो कि बिल्कुल होनी चाहिए, बट वो कुछ भी होता है तो वो सब हर कोई डरा होता है. नोबडी वांट्स नेगेटिव PR. इवेंट करने का पर्पस ही है टू जनरेट अ पॉजिटिव इमेज फॉर द ब्रांड हु सपोर्टिंग इट. तो वो बिकॉज ऑफ दिस वेरिएबल्स लोग थोड़ा सा सेफ साइज़ में रहना चाहते हैं. नंबर 3, इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस, आई थिंक हमें एक्सपीरियंस 2 साइड से क्रिएट करते हैं, इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी और स्केल, और एक इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंसेस. सो जो स्केल और टेक है उसमें, क्योंकि अगर किसी ने आज तक सामान डाला ना, किसी ने कोई चीज़ नहीं मंगवाई है, बड़ी लेज़र मंगवा ली, बड़ा कुछ मंगवा लिया, उसके पास उसको उतने वो मिलते नहीं क्लाइंट्स के वो उसकी कॉस्ट जस्टिफाई कर सके. लोगों ने ट्राई किया है, लोगों को शौक होता है मंगाने का, बट वो उसको अपनी कॉस्ट ही पूरी नहीं हो पाती. बिकॉज अगेन ये मार्केट छोटी है. यहाँ पे हमारी मार्केट हर थोड़ी देर बाद ना उसको कोई ना कोई डिस्टर्ब कर जाता है. रिसेंटली लाइक फ्लड्स की वजह से अनफॉर्चुनेटली बड़ी क्राइसिस हो गए, डिफरेंट चीज़ें होती हैं. तो वो इवेंट्स बार बार ना उनको कोई रोक रहा है, किसी वजह से रुकते रहते हैं. और एट ऑल टाइम्स हम एक छुरी के नीचे होते हैं. कभी भी किसी भी टाइम पे कोई NOC कैंसिल हो सकती है, कभी भी किसी टाइम पे कुछ भी हो सकता है. इंपोर्ट बैन लग गया, बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था कि एक इंपोर्ट बैन लग जाए, और हमारी जो चीज़ें आते हैं, वो जो ब्रांड्स हैं वो बाहर से आ रहे हैं. लाइक मोबाइल फ़ोन्स बाहर से आते हैं, गाड़ियाँ बाहर से आती हैं, ना प्रोडक्ट आई मार्केट में, शिप लोगों के पास प्रोडक्ट्स ही नहीं है, वो लॉन्च क्या करेंगे. सो हमारे लॉन्च इवेंट्स सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब हुए. ठीक है, हमारे सो ये इस पूरे प्रोसेस में हमें इतना ज़्यादा वॉल्यूम नहीं मिलता, एक कंसिस्टेंसी और रिलायबिलिटी नहीं मिलती इस इवेंट से कि कोई इन्वेस्ट करे उन इस इक्विपमेंट में. 1 और एक टाइम पे टैक्सेशन बहुत आती है. अभी तो उन्होंने टैक्सेशन थोड़ी कम की है, बल्कि कुछ जगह पे ख़त्म भी कर दी है. 60% ऑफ द टिकट मनी यूज्ड टू गो टू एक्साइज. अब सोचो कि आप एक इवेंट की कॉस्ट है 20 मिलियन और आप 10 मिलियन के टिकट, अच्छा अब सीधा साहब लोग 1000 पे टिकट प्राइस देने को तैयार हैं. आप 10,000 लोग भी इकट्ठे कर लो तो वो 10 मिलियन बनते हैं, 1 करोड़. इवेंट आमतौर पे अच्छा इससे कहीं ज़्यादा महंगा बनता है. अब स्पॉन्सरशिप्स भी कितनी आ जाएंगे. सो किसी के लिए वो सेंस ही नहीं बन रही कि वो करे, और जिन्होंने ट्राई किया वो लॉस किया और वो निकल जाते हैं.
तो हमने अपने सामने बहुत दफ़ा चीज़ें होते हुए देखी हैं, हमारे सामने बहुत सारे लोग आए हैं और वो उनकी जाने की वजह ये थी, और हमारी बियॉन्ड ऑब्वियसली एक अच्छा एक्सपीरियंस क्रिएट करने का हमारा भी एक होता है, प्रायोरिटी होती है, बट बियॉन्ड दैट हमें हमारे लिए एक प्राइमरी अर्निंग सोर्स है. Right away, economics though has to make sense, right? Like unless the economics make sense, the industry is never going to be sustainable. तो ये मल्टीपल रीजंस हैं जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही इसमें सपोर्ट नहीं मिल रही हमें, हमारा क्राउड का बिहेवियर अनप्रेडिक्टेबल है, ठीक है, बड़े वॉल्यूम्स में. पॉलिटिकल इंटेलिजेंस से जो है बड़े आर्टिस्ट बाहर से नहीं आते और अब डॉलर पर चला गया. मतलब कि इस वक्त अगर हमने किसी की बड़े आर्टिस्ट की, अब ऑब्वियसली बड़ा क्राउड पुल करना है तो आपने किसी को बाहर चलाना है, ठीक है. इंडियन आर्टिस्ट आने को तैयार नहीं है, ठीक है, जो उधर आता है उसको वहाँ से बैन कर देते हैं, ठीक है. बाहर का उधर से आएगा कोई भी होगा तो आजकल जितनी फ़्लाइट्स की कॉस्ट है, सब कुछ है, कम अज़ कम कोई 2-3 लाख डॉलर का तो एक छोटा आर्टिस्ट आएगा. उसकी ऊपर से जो टेक राइडर होगा वो $1 लाख का होगा तकरीबन, उसको आप मल्टीप्लाई करो 240 से होगा तो 12-13 करोड़ तो आप आर्टिस्ट पे खर्च रहे हो. अब मुझे आप कोई मैथ्स की क्वेश्चन ना के दिखाएं जिससे पूरा होता हो, ठीक है. अच्छा, ब्रांड भी डरता है स्पॉन्सर करने से कि यार अच्छा मैं कितना, हम ऑब्वियसली इसके लिए स्पॉन्सर भी बड़ा मांगेंगे, कम अज़ कम प्राइवेट स्पॉन्सर एक 40-50 मिलियन का हो, तो ब्रांड भी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हुए उसको भी रिस्क रहता है कि मैं इससे बेहतर मैं टीवी पे ऐड चला लूँ, एटलीस्ट मुझे कंफर्म रिटर्न तो मिल रहा है. तो वो एक ब्रांड उतना रिस्क में, सो मल्टीपल जगह से हमें चैलेंजेस हैं इसमें. And do you think this is gonna, I mean, how do you think this is gonna evolve? Because what we are seeing is two things. First, there's a huge youth population, so they need an entertainment outlet. Number two, I think our stars aren't propped up, right? वो होता क्या है कि because stars जो हैं वो भी छोटे टिकट पे, वो एक इकोनॉमी है ना पूरी, जब आपकी इकोनॉमी छोटी है तो ऑटोमेटिकली आपका पूरा सिस्टम उसके हिसाब से चलेगा. तो यंगस्टर्स फॉर एग्जांपल 50 दफ़ा आ चुके होंगे लाहौर, हालांकि उनको नहीं आना चाहिए 50 दफ़ा, उनको एक दफ़ा आना चाहिए और उस एक दफ़ा में उनको अच्छा खासा पैसा निकालना चाहिए और फिर उनको स्कार्सिटी क्रिएट करनी चाहिए. कंज्यूमर भी जो है वो पैसे इस वजह से उसको देने चाहिए कि यार यंगस्टर्स आए हुए हैं और पता नहीं नेक्स्ट टाइम कब आएंगे. एंड थर्डली हमारा टूर्स का कॉन्सेप्ट होता है, एंड देन थर्डली मैं एज अ कंज्यूमर, the reason why I don't want to pay, why do I want to pay for Coldplay? I listen to local songs, I listen to local artists, but concerts for most part is literally like it's the same thing. मैं वो जो concert वहाँ पर सुन रहा हूँ वो मैं अपनी गाड़ी में गाना लगा के सुन सकता हूँ. There is no difference between doing the one or the other unless it's some sort of some other stimulus where that, like I mentioned, that experience is built, right? Like if I'm going to a concert with 5 of my friends, Coldplay का होता क्या है, Coldplay के गाने तो आप वैसे गाड़ी में भी सुन सकते हैं, 5 दोस्तों को बैठा कर सुन सकते हैं, बट वहाँ पर एक ऐसी वाइब होती है जो आपकी लाइफ लॉन्ग मेमोरी बन कर निकलती है. और जब उसकी वीडियोस जाती हैं ना तो एवरी नेक्स्ट पर्सन इज लाइक यार आई विश टू हैव दिस एक्सपीरियंस. लाइफ का मोमेंट बन जाता है, लाइफ का एक मोमेंट बन जाता है. दे आर नॉट सेइंग आई वांट टू गो टू अ Coldplay concert, दे आर सेइंग आई वांट टू लिव दैट एक्सपीरियंस, राइट? And so the problem of consumer paying, I feel like, is also largely, the only thing that I do understand is the unsustainable way of managing that crowd. I think that's still something जो कि एक question mark है कि how do you manage it? You can manage ticketing through technological interventions. एक और भी तरीका है, families only. लॉन्डास को थोड़ा सा, हाँ, somehow आप उसको कंट्रोल कर लो, बट वही वाली बात है कि अगर आपको स्केल बढ़ाना है तो फिर आप फैमिलीज ओनली किस तरह से करोगे, बिकॉज आपको दोनों साइड्स को कवर करना है. तो इट्स दैट, आई अंडरस्टैंड, दैट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम. मैं इसको थोड़ा फ्लिप करता हूँ एंड इसका कहने का मकसद ये है, क्योंकि मेरे पॉडकास्ट के ऊपर बड़ी दफ़ा जो है ना वो आए स्पोर्ट्स के लोग आए, एंड मोर ऑफन देन नॉट दे सेड कि लिसन, लाइक the government doesn't support us and we have this weird relationship with the government where we expect that they're going to, you know, एक wand को वो हिलाएंगे और सब कुछ fix हो जाएगा. But the fact is कि पूरी दुनिया में governments do what they do, but it's the private sector that really, I mean, बड़े बड़े फुटबॉलर्स हैं, वो लोगों को पता है वो फुटबॉलर्स हैं, वो इतने बड़े सुपरस्टार्स हैं, उनको इतना पैसा बनता है, उनका कोई पैसा उनकी गवर्नमेंट्स नहीं दे रही, गवर्नमेंट्स बहुत कम दे रही हैं उनका पैसा बड़े ब्रांड्स दे रहे हैं, उनका पैसा लीग्स दे रही हैं, देयर ऑल प्राइवेट. एक होता है इवेंट मैनेजर, वो आपने देखी थी ग्रेटेस्ट शोमैन, राइट? जो आप एज एन इवेंट मैनेजर
आपने स्टार्ट में बड़ा अच्छा बोला, आपने बोला कि आपकी जो कोर स्किल थी वो ये थी कि आप बंदों को गैदर करते थे 2 मिनट के अंदर. इन अ लॉट ऑफ वेज जब आप कॉर्पोरेट का काम कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, आप कह रहे हैं मैं एक्सपीरियंस डिज़ाइन कर रहा हूँ, क्योंकि काम तो काम है, काम तो कोई भी कर सकता है. बट इट्स रियली अबाउट कि यार वो मैं जहांदेर को बुलाऊंगा तो वो जो वो एंट्रेंस का जो वो बनाएगा ना कि यार क्या वॉकवे क्या खूबसूरत है, और फिर अंदर जाके वो किस तरह करेगा और लाइटिंग किस तरह से, इट्स डिज़ाइन इन अ लॉट ऑफ वेज. एंड सो experience design directly connects with consumer behavior, and with what we see with PSL, I think जो एलिमेंट होता है जो जो वहाँ नहीं होता बाहर बॉक्सिंग इवेंट्स के ऊपर, कि आपके पास जो कंपनीज होती हैं एसेंशली जो करवा रही होती हैं, वो उनका टोटल ये होता है कि यार हमने बंदे भरने, हमें एक प्रोडक्ट मिल जाए, हमने ये बंदा और ये बंदा मिल जाए, उसके बाद उसकी राइवलरी बनाकर बेचनी है. उसकी राइवलरी की बेचने के ऊपर हम ना सिर्फ रिंग को भरेंगे बल्कि हम उसके राइट्स भी बेचेंगे, और हम उसके अराउंड पूरा एक सिस्टम क्रिएट कर देंगे जिसके तहत इट्स एन आई बॉल एक्स्ट्रावेगेंजा. And more often than not, we've been unable to build those experiences where the eyeballs are captured by different again experiences. आपके पास बड़ा एक इंटरेस्टिंग वो है, आप ना सिर्फ फिजिकल एक्सपीरियंस बेच रहे हैं, आप कह रहे हैं मैं तो ऑनलाइन मीडिया एंड PR में भी हूँ, मेरे पास इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, मेरे पास सेलिब्रिटीज़ भी हैं. हाउ डिफिकल्ट वुड इट बी, फॉर एग्जाम्पल मेरी पिछले दिनों एक टेनिस के प्लेयर से बात हुई, वो आया, उसने कहा यार ये मसला वो मसला ऐसा वैसा, गवर्नमेंट सपोर्ट कर. मैं कहा गवर्नमेंट क्यों सपोर्ट करे भाई, गवर्नमेंट के पास फ्लड्स आए हुए हैं, बंदे मर रहे हैं. इफ़ एनीथिंग इसके ऊपर एक इवेंट मैनेजर आना चाहिए जिसको ये कहना चाहिए कि लिसन यू आर टेनिस प्लेयर, यू बी अ टेनिस प्लेयर. What I'm going to do is I'm going to figure out a venue in Dubai. I'm going to go to talk to Sania Bhabhi and I'm going to say, listen, like find me a tennis player from India. And every year I'm going to do an event जिसमें मैं कहूँगा जी पाकिस्तान इंडिया का जी टेनिस. Okay. Build those rivalries. Why can't those rivalries be built around, I mean they could be built around anything. I know a mixed martial artist जो कि पाकिस्तान में बड़े से करता रहा, फिर वो इवेंचुअली चला गया. यार मिक्स मार्शल आर्ट्स तो दुनिया की सबसे बेस्ट चीज़ है. लाहौरी इस्लामाबादी से लड़ता है, इस्लामाबादी कराची वाले से लड़ता है, तेरा खाना बुरा, तेरा रोडें बुरी, तेरा ये बुरा, तेरा वो बुरा. भाई हर शहर के एक रिप्रेजेंटेशन लेकर आओ, एक दूसरे को मारो और उसके अराउंड डालो कैमरे और पूरी कौम को बोलोगे यार ये देखो फाइनली आज डिसाइड होगा कि किसका शहर बेहतर है, और किसी को मारने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आज तुम्हारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो मार रहे हैं एक दूसरे को, और उसके अराउंड राइवलरी के ऊपर आई बॉल्स बेचो. राइट, इट्स जस्ट इनोवेशन, स्पेशली विद पोस्ट कोविड. I think there's an incredible opportunity to do so much at such a low cost because digital has amplify कर सकता है. So you don't need to be, फुटफॉल का मसला ये होता है कि स्केल बढ़ता है, ऑपरेशंस बढ़ते हैं, प्राइसिंग बढ़ती है, रेवेन्यू बढ़ता है या कॉस्ट बढ़ती है. इस केस में तो मैं अगेन MMA की मैं बात करता हूँ. मैंने लिटरली एक बहुत छोटे से कमरे के अंदर एक रिंग बनाना है, उसकी प्रोडक्शन ऐसे डिज़ाइन करनी है किसी को पता भी नहीं लग रहा कितनी छोटी स्पेस के अंदर है, बट उसका शोर इतना मचाना है कि यार यही फाइनल वो जो अगेन टू बी वेरी ऑनेस्ट PSL डिड द सेम, राइट. लाइक व्हाई डज द एंटायर नेशन वॉच PSL राइट नाउ एंड व्हाई इज इट द बिगेस्ट नंबर ड्राइवर एवरी सिंगल ईयर. लाइक ब्रांड्स आर नाउ वेटिंग हर साल के यार अच्छा PSL के अराउंड हम कैंपेन करेंगे. Why can't that be reciprocated into so many other areas? आइडियाज़ बहुत अच्छे हैं. लॉट ऑफ दीज अगर मे बी हमारे पास थाट्स हैं तो हम इन पे एक्चुअली काम करें. सो अगेन विद रिस्पेक्ट टू अस, हम थोड़ा सा इवेंट सब सीज़न शुरू होता है तो हमारे पास अगेन कॉर्पोरेट की चीज़ें इतनी चल रही होती हैं कि वो उनको कम टाइम में हम ज़्यादा एग्जीक्यूट कर पाते हैं. फॉर अस इट डजंट मेक लॉट ऑफ फाइनेंशियल सेंस टू क्रिएट बिग इवेंट्स जो कि 6 महीने हमारी प्लानिंग के कंज्यूम कर लें. ठीक है, ये हमारे अपने पर्सनल लेवल तक हैं इशूज़, बट हमने इस पे प्लान सोचा हुआ है कि हम कुछ टीम मेंबर्स को डेडिकेट करें. बिकॉज अगेन जिसने ये इवेंट प्लान करना है वो आपकी बेस्ट टीम ही होगी. अब बेस्ट टीम आपकी इनकमिंग क्लाइंट क्वेरीज देखे या वो अपनी चीज़ क्रिएट करे. सो हमें 2020 में हमने सोचा था कुछ करेंगे, कोविड आ गया, 21 हम थोड़ा सा पेस पे किया, हमने कहा दोबारा स्टेबलाइज करते हैं. अब हम बिल्कुल ग्रोथ स्टेज पे आए हैं. प्रॉब्ली हम द नेक्स्ट 6 months हम इस स्टेज पे होंगे कि हम इस तरह के आइडियाज़ को डिस्कवर करेंगे. लॉट ऑफ दीज रिक्वायर इनिशियल इन्वेस्टमेंट. शुरू में ये फाइनेंशियली फीजिबल नहीं होते. इसमें ऑब्वियसली उस स्पोर्ट का इंटरेस्ट भी होना चाहिए. मेरा स्पोर्ट्स में पर्सनल कम रहा है, क्रिकेट तक लिमिटेड रहा करा भी है, मेरे पार्टनर का भी सेम है. सो वो हमारे टॉप लेवल से ये आइडिया ऑनेस्टली इतना पुश नहीं हुआ, बट मार्केट में है. हमारे पास क्वेरीज आई हुई हैं. फुटबॉल फेडरेशन, फुटबॉल लेवल पे बहुत बड़े इवेंट्स प्लान हो रहे हैं.
हम उसकी प्लानिंग में भी गए हैं, मगर वो प्रोजेक्ट ही कोलैप्स हो गया। कोई कराची का एक फ़ुटबॉल स्टेडियम की बना रही थी कंपनी, हम उसका इवेंट कर रहे थे, बाद में वो गायब हो गए। MMA के कुछ इवेंट्स हुए, स्टार्ट हुए, बट वो कज़ फाइनेंशियली फीजिबल नहीं निकल आते इवेंचुअली, कज़ ये कुछ चीज़ें काफ़ी सारी थ्योरेटिकली अच्छी साउंड करती हैं, बट जब उसकी एग्जीक्यूशन में जाते हो तो वो हर किसी ना कोई एक बैरियर आए थे जिस पे उसको एक फाइनेंशियल लॉस हो जाता है, और वो उसके बाद फिर उसको फिर परसू नहीं करता, वो अपनी फील्ड चेंज कर लेता है या कुछ होता है। बट अगेन आई थिंक हम ग्रीक इन सिचुएशन कि हम शायद ज़्यादा अपनी स्किल्स को लेवरेज करके शायद कोई एक दो प्रोडक्ट्स क्रिएट कर लें जिसमें मतलब मे बी अगेन मैंने ऑफ कैमरा भी आपसे 2 दिन वो किया। माई पॉइंट इज़ नॉट नेसेसरली कि यार ये आइडिया होना चाहिए, कोई कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, कोई होनी चाहिए। माई प्रॉब्लम probably is there's not a lot of innovation happening. Okay. Just let's bring it down to that. Do you think the industry is innovating over the last 5 years? Has there been a lot of innovation in events? Yeah. नहीं, आई थिंक कोविड के 2 साल अगेंस्ट आए हुए हैं, किसी ने कोई नया सामान नहीं उगाया, किसी ने कुछ नहीं किया। उससे 1-2 साल पहले आई थिंक हम ग्रो कर रहे थे, जो हमारी टॉक्स हो रही थी, इवन डिस्कशन होती वेंडर्स, इवन क्लाइंट्स से हम थोड़ी बड़ी चीज़ें प्लान कर रहे थे, बड़ी चीज़ें सोच रहे थे, बड़ी चीज़ों के लिए थोड़े बजट्स भी निकलते हैं, थोड़ी ज़्यादा चीज़ें बाहर से भी आती। इवन जब हम कुछ सबसे बड़े जो स्पोर्टिंग इवेंट्स हैं पाकिस्तान की प्लानिंग में भी हमने फैक्टरिंग किया हुआ था कि हम बाहर से परफॉर्मेंस बुलाएंगे, यूरोपियन परफॉर्मेंस, दुबई बेस्ड फायरवर्क्स की टीम, ईस्टर्न यूरोप से कोई आ रहा है, उधर से कोई आ रहा है, हम 3-4 किस्म के ड्रोन शोज़ आ रहे थे। बट जब उसकी कॉस्ट अब लास्ट 6 मंथ्स में 12 मंथ्स एक्चुअली हमारे मसले हर वक्त चलते रहते हैं। वो कोविड के बाद अब इकोनॉमिक क्राइसिस वो आ गया, हमें एक टाइम पीरियड चाहिए जिसमें हम एक फील गुड वाइब में जाएं कि अच्छा अब चीज़ें सही हो गई हैं, और कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 6 महीने बाद ऐसी ही रहेंगी या इससे बेहतर रहेंगी। ये नहीं होगा कि तबाह हो जाएगा सब कुछ। सो मेरे माइंड में अगर आप कहेंगे तो मे बी नेक्स्ट 6-7 मंथ्स 8 मंथ्स भी आपके इवेंट्स का अंदर इन्वेस्टमेंट शायद कोई ना कर रहा, बिकॉज हर कोई डरा हुआ है, हर लोग नहीं करेंगे, या तो हमें करनी पड़ेगी। हमें सेंस नहीं बनती कि हम अगर कोई चीज़ मंगवाते हैं इन टर्म्स ऑफ इक्विपमेंट तो हम उसको इतना यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, उसकी कॉस्ट पूरी हो। कोई एक्ट आ रहा है इस वक्त तो वो उसकी डॉलर की वजह से इतनी कॉस्टिंग ख़राब हो गई है कि वो लोग कहते हैं कि यार सब्स्टिट्यूट कर दो उसको, इसलिए अब हमारे इवन लोकल आर्टिस्ट महंगे हो गए हैं। जो हमारे अभी जो टॉप 3 आर्टिस्ट हैं, एक्चुअली मोस्ट रिसेंटली दे स्टार्टेड आस्किंग अराउंड 10 million फॉर अ सिंगल परफॉर्मेंस। 10 million, 1 करोड़ म्यूजिशियंस, ठीक है, नाम मैं नहीं लेता, मगर जो टॉप 2 हैं वो इतना ले रहे हैं, ठीक है। Who would be the top 2 artists? आतिफ असलम और दूसरा भी गेस कर सकते हैं आराम से, राहत फ़तेह अली खान, बहुत करीब है आप शायद वही हो। तो मगर ये उनकी प्राइस अब हुआ ये कि इवेंट्स के बजट में से हमें बजट कम मिला है। मोस्टली हुआ कि हमारे बजट से पैसे काटे हैं और आर्टिस्ट को ज़्यादा दे दिए। हमारे इवेंट से पैसे कटे हैं, सिक्योरिटी पे एक 15% चंक ऑफ दी चला गया, टैक्सेशन पे चला गया बहुत ज़्यादा। उस एंड में हमारे पास जो बजट बचता है ना, वो हम रोने वाले होते हैं, ठीक है कि मगर हमने करना है, हमें होता है कि लेट्स साइकिल चलाना है ना, चलाना है। सो अगेन हम स्टार्ट आइडियाज़, हमारी आप प्रेजेंटेशन साइट देखोगे ना, उसमें काफ़ी सारी आपको इनोवेशन फील होगी, बट जब वो एग्जीक्यूशन पे जाता है तो कटिंग और फिर आई थिंक प्रॉब्ली मैं हाँ इस पे आऊँगा कि इट्स अ लॉट ऑफ द एनवायरमेंटल फैक्टर्स, इट्स टेररिज्म टू फ्लड्स टू पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी टू कोविड टू नाउ इकोनॉमिक्स। अभी इलेक्शंस आ जाएंगे, फिर आगे भी चीज़ें जो अभी पाइपलाइन में है कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है, और इकोनॉमिक सिचुएशन भी कोई इतनी अच्छी नहीं। बाहर रिसेशन आ गया, रिसेशन थोड़ा लेट आएगा बट इधर भी आएगा। एक्सपोर्ट ऑलरेडी कम हो गई है, रेमिटेंसेस गिर गई हैं, डॉलर रेट ऊपर नीचे हो रहा है, बजट्स लोगों के हिल रहे हैं। अजीब हर वक्त ही आप ना लड़े हो, हमें वो टाइम और स्पेस दे दें इवेंट प्लान करने में, हम आपको कर दें। हम वो सिचुएशन से लड़ रहे हैं, फाइनेंसिस पर लड़ रहे हैं, जो कि हमारा कोर काम नहीं है, जिस नहीं होना नहीं चाहिए। बाहर नहीं है मसला, बाहर ही नहीं है, और अजीब चैलेंजेस हैं यहाँ पे, बट करेंगे हम, आएगा अच्छा टाइम आएगा। Jante, I'm going to wrap this up. We're at the 1 hour 12 minute mark. I'm going to ask you one last question that I generally ask all of my guests, and would love your thoughts on that. How do you see, I mean, knowing what you know now, seeing what you've seen, it's an interesting story, particularly because events के अंदर मैं बड़ा different किस्म का बंदा imagine करता हूँ, and you're probably a misfit in the space, both in terms of your background as well as in terms of the way that you sort of, you have one of those personalities, thinking fast वाली personality है, you know, आपके बोलने से भी पता लग रहा है कि सोच रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और फेंक रहे हैं। जनरली इवेंट्स में आपको जो है ना वो स्ट्रीट स्मार्ट लाउड वॉइसेस मिलती हैं, वेरी सॉर्ट ऑफ extroverted. You seem more of an introvert. सही बात है। And so
It's a very interesting mix. बड़ा मज़ा आया मुझे आपसे बात करके. इस एवोल्यूशन के अंदर एंड you've traveled, अभी आप रिसेंटली बता रहे थे कि you were in the US as well. वहाँ पे भी आपने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखी. उसको मद्देनजर रखते हुए जाहिर है कि हमें ये भी कॉन्टेक्स्ट रखना है कि पाकिस्तान अजीब से मोड़ से गुजर रहा है, हालात अजीब लेफ्ट राइट हुए में हैं, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली कंटिन्यूसली रहते हैं. तो इसको देखते हुए आपको क्या लगता है कि आज से 28 साल बाद का पाकिस्तान, 2050 का पाकिस्तान कैसा होगा? ज़ाहिर है आपका एक मैथ और इकोनॉमिक्स का दिमाग तो है, नंबर्स का दिमाग तो है, जो डेटा आपके पास आया है पिछले 16 साल इस इंडस्ट्री में काम करके, 16 से भी ज़्यादा आएगा आई गेस. तो उसको मद्देनज़र रखते हुए आपको क्या लगता है, एक्सट्रापोलेट करें 28 साल बाद का पाकिस्तान कैसा होगा? 28 साल बाद का पाकिस्तान. अच्छा, मैं जनरली थोड़ा एक पॉजिटिव इंसान हूँ. आई फोकस ऑन पॉजिटिव आउटकम्स. आई थिंक होना पड़ता है, अगर आप बिजनेसमैन हैं इस मुल्क में तो आप यू कांट बी अदरवाइज. और सो मैं आई थिंक आई स्टिल थिंक ऑफ पाकिस्तान. हम पाकिस्तान की बात करें ना, ठीक है. सो पाकिस्तान में आई थिंक मैं अपना फ्यूचर पाकिस्तान नहीं प्लान कर रहा हूँ. एट एनी टाइम आई हैव द ऑप्शन टू मूव वेरी इजीली, लाइक, मगर नहीं, मैंने अगर कोई मोस्टली जो यहाँ पे बिजनेस प्लानिंग है वो भी यहीं पे की हुई है. जो मैं इमेजिन कर रहा हूँ खुद, देखें, हर कंट्री का ना एक ग्रोथ पाथ आता है. कुछ कंट्रीज़ का लेट आया है, कुछ का टाइमली आया है. बांग्लादेश हमारे से सेपरेट हुआ था, पीछे था, एकदम अब रॉकेट की तरह पजा रहा है. इंडिया 2020s में इसने बहुत 2010s में एक्चुअली बहुत इसने पेस पे किया है. और ये एक पॉइंट आता है जब आपकी, आई थिंक जो हमारी नई जनरेशन आ रही है, ठीक है, उस ज़्यादा एजुकेटेड है, ज़्यादा इन्फॉर्म्ड है, दे आर वेल कनेक्टेड विद बाहर के आइडियाज़. उनमें हसलर्स ज़्यादा हैं, उनमें एम्पैथी भी ज़्यादा है, उनमें मॉडर्न कॉन्सेप्ट ज़्यादा हैं. सो आई थिंक देर इन अ बेटर पोजिशन टू ड्राइव द नेक्स्ट सेट ऑफ क्या कहते हैं, लोकल आउटकम्स. ठीक है, इन्हीं में से हमारे कुछ पॉलिटिशियंस बनेंगे, इन्हीं में से हमारे कुछ कंपनीज़ की लीडरशिप्स बनेंगी, इंस्टीट्यूशंस के हेड बनेंगे, और वो चेंज आ रहे हैं. बट आई थिंक ये एक टाइम पे ये ओवर पावर कर जाएगा जो हमारी नेगेटिव एलिमेंट्स हैं, सो जो हमें होल्ड बैक कर रहे हैं. और आई सी प्रोग्रेशन स्टिल, कुछ चीज़ें एम्पलीफाई भी हैं, बट सिंस जब से सोशल मीडिया है, हमारे इवेंट्स भी ग्लोबल बनते हैं. एक जनरली हमारी लोग ज़्यादा अवेयर हैं, और आई थिंक उनको फिगर आउट भी करें कि हमें इवन एट द टॉपेस्ट लेवल रियलाइज़ किया है कि हम इंडिया से लेट्स से कॉन्फ्लिक्ट नहीं अफोर्ड कर सकते. हम पूरी नेशन सीनियर लेवल से भी इकॉनमी फोकस थोड़ा होना चाहिए. इकॉनमी नहीं होगी तो आर्मी नहीं फाइनेंस हो सकती. इकॉनमी नहीं होगी तो हम बड़े काम नहीं कर सकते. हम ये जो फैक्ट की जो ग्रे लिस्ट में गए हुए थे, हमारी बार्गेनिंग पावर ग्लोबल लेवल पे कम है इस वक्त. बट अब रियलाइजेशन है कि ये करना है हमने सही. एक आई थिंक कॉन्सेप्ट था कि पाकिस्तान की एक बड़ी स्ट्रेटेजिक किस्म की इंपॉर्टेंस है बिकॉज ऑफ लोकेशन, बट वो भी एक रियलिटी चेक हम सबको मिल रहा है. ठीक है, तो आई थिंक फोकस आ रहे अगेन टूवर्ड्स द रियल चैलेंजेस, रियल सॉल्यूशंस पे थोड़ा थोड़ा काम करते रहेंगे लोग. इंक्रीमेंटल चेंज होगा, मे बी हमारी नेक्स्ट जनरेशन उसको सबसे ज़्यादा फील करे, बट आई थिंक हमारा भी एक ग्रोथ पाथ आएगा. हमारे पास एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन है यूथ का, जो पढ़ भी रहा है काफ़ी ज़्यादा, और जो देख रहा है, नए आइडियाज़ को कर रहा है. फ्रीलांसिंग का कॉन्सेप्ट है, कोविड में बहुत सारी चीज़ें आई. हमारी लोकल पॉपुलेशन, हमारा एक्चुअली रिसोर्स कॉस्ट बहुत अभी भी कम है. हम लोग हायर हो रहे हैं अभी, IT के ऊपर फोकस है. सो फोकस आ रहे हैं गवर्नमेंट का उन चीज़ों पे जिस पे होना चाहिए. बट चेंज स्लो है. अगेन मैं काफ़ी पॉजिटिव हूँ. आई थिंक कि कुछ चीज़ें थोड़ी फिक्स हो जाएंगी. 2050 में आई डू सी पाकिस्तान कैचिंग अप. मे बी 2035 की स्टेज पे होंगे बाकी कंट्रीज़ के, रीजनल कंट्रीज़ के, बट एक्सेलरेटेड ग्रोथ आ रही है. आई डोंट सी पाकिस्तान ब्रेकिंग अप. आई डोंट सी misfortune happening. You think essentially a critical mass है, और वो critical mass like in a lot of ways, for example someone like you, someone like me, someone like in other areas जो अपने कर रहे हैं, छोटे लेवल के ऊपर हर बंदा अपने उसमें अपने आप को पक्का कर रहा है, फाउंडेशनल स्ट्रक्चर्स बना रहा है. एक क्रिटिकल मास आएगा जिसके बाद जब वो एक्सेलरेटेड ग्रोथ आएगी, दैट्स व्हेन यू रियली पुट आउट द बिग गन्स एंड यू हैव दैट बेस जो कि आपने बनाई हुई है, एक्सपीरियंस बनाया हुआ है, एंड थ्रू दैट यू कैन देन स्केल. और इस बेस पे एक्चुअली बाकी कंट्रीज एक्सप्लॉइट किया हुआ है. चाइना का ग्रोथ भी एक सेम अच्छी पॉपुलेशन, ऑब्वियसली उनकी इंडस्ट्री और उनको रिसोर्सेज है. इंडिया के पास बस, बांग्लादेश, छोटे कंट्रीज भी आई थिंक वो सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं. तो आई थिंक पाकिस्तान की टर्न आएगी
थोड़े से हमारे फोकस और चीज़ें सही हो जाएं तो हम आई थिंक आई डू सी अ ब्राइट फ्यूचर इवेंचुअली फॉर मे बी द नेक्स्ट जनरेशन, बट आई डोंट थिंक वी शुड गिव अप ऑन पाकिस्तान. You wouldn't want to move your kids out of Pakistan? नहीं, मेरी फुल कोशिश होगी. जानजी भाई, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन, टेकिंग द टाइम आउट. आई नो आपका एक इवेंट था और उसके ऊपर आपको अर्ली निकलना पड़ा, सो आई अपोलोजाइज फॉर दैट. बट नहीं, नो प्रॉब्लम. आई थिंक इट वाज वर्थ इट एंड आई थिंक दिस इज अ गुड थिंग. चलें, थैंक यू सो मच एंड फॉर ऑल यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग. अगर आपको एपिसोड पसंद आया, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा. यूट्यूब वाले लाइक बटन दबाएंगे, एंगेजमेंट बढ़ेगी, ज़्यादा लोगों में कॉन्वर्सेशन पहुंचेगी. फेसबुक वाले नीचे दी गई वो लिंक पर क्लिक करके टीबीटी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर डिफरेंट फीडबैक भी लेते हैं, गेस्ट रिकमेंडेशन भी लेते हैं, आर्टिकल भी शेयर करते हैं. यू कैन जॉइन दैट एज वेल. ऑडियो प्लेटफॉर्म्स वाले सब्सक्राइब कर दबाएंगे, आने वाले एपिसोड्स की आपको नोटिफिकेशन मिलेगी. यहाँ पर कहीं पर इजी पैसा जायज़ क्या सादा प्यार होगा. इफ यू लाइक टू सपोर्ट द चैनल, वी एक्सेप्ट एनीथिंग फ्रॉम ₹1 to as much as you'd like. It's a thought that counts. इसी के साथ साथ अगर आप किसी चीज़ से एग्री या डिसएग्री करते हैं, आई वुड लव टू नो योर थॉट्स. लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. What are your thoughts on event management? What are your thoughts on entertainment avenues in Pakistan? Do you think there are enough? Do you think और कुछ potential चीज़ें हो सकती हैं? What are some of the ideas? What are some of the areas that need to be focused on? Would love to hear your thoughts. Let me know in the comment section below. But anyways, this is Sayyid Muzammil Hassan Zaidi. You were watching Thought Behind Things. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next one.